मैं बताता हूँ। मैं डेलॉयट का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ तो सारी प्रोसेस हो गई। अब उसके बाद कम्युनिकेशन टेस्ट आ गया जिसका पता ही नहीं था, बट फिर भी वो उन्हें रख लिया। कम्युनिकेशन टेस्ट में मैं बाहर हो गया। इंपॉर्टेंट है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप कोडिंग कर रहे हो अच्छी बात है, बट कोडिंग पर ही फोकस कर रहे हो तो वो चीज़ आपको 4th ईयर में प्लेसमेंट के वक्त ही पता चलेगी कि आपको दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना था। हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। मैंने ओरेकल के इंटरव्यू के बाद ही एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ। उस एसक्यूएल की मदद से मैंने कॉग्निजेंट का इंटरव्यू निकाला। टीसीएस में एसक्यूएल पे मेरे से सवाल नहीं पूछा, लेकिन मेरे दोस्तों से पूछे थे। पूछा कि पीछे से उसको सुना ही नहीं आया, उसने कुछ और सुन लिया और उसी चीज़ का जवाब दे दिया। अब सामने वाले ने तो कुछ और पूछा था, अब वो पता नहीं किस बात से भड़का हुआ था, तो वो इतनी तेज चिल्ला गया उसपे कि बगल वाले पैनल वाले लोग भी देखने लगे कि क्या हो गया। अब इतनी तेज आप पर कोई चिल्ला दे, वो भी 3 लोगों के सामने, और आप अकेले बैठे हो, इंटरव्यू देने गए हो, क्या होगा आपके कॉन्फिडेंस का? भाई खत्म हो जाओगे आप कुछ समय के लिए, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। वही हुआ उसके साथ। अब वो अगले क्वेश्चन का ढंग से जवाब दे ही नहीं पाएगा ना। अच्छा करोगे, अगर आप दिन भर ही क्लब में दे दोगे तो बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, ये भी है ना। और वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है वो नहीं पूछने वाला आपसे, वो बहुत ही कम चांस होता है कि वो इस चीज़ों पे जाए। वो मेनली प्रोजेक्ट पे फोकस करेगा, कर दिया था। तो वो एक कंपनी का इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्शनल ही हैं एक तरह से, क्योंकि 2 साल उन्होंने स्टार्टअप चलाया अपने कॉलेज में। कई कॉलेजेस में एज अ पब्लिक स्पीकर गए, चीफ गेस्ट बनकर गए, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कर लिया था उन्होंने, बट फिर भी उस कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उनका कोडिंग का क्वेश्चन भी बना, सब कुछ हुआ। तो ये भी होता है कि उसने मुझसे एक तरह से रैपिड फायर राउंड खेला था इन सवालों के बीच कि आपको क्या कहते हैं, डे नाइट काम करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, संडे को भी बुलाया जा सकता है, 1 साल का एग्रीमेंट होगा, काम करोगे कि नहीं, घर नहीं जाने को मिलेगा, जरूरी नहीं आपको इंदौर मिले। तो जल्दी जल्दी ये सारे सवाल पूछ लिया और मुझे सब में यस बोलना था। अगर मैं कहीं पे अटक जाता तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में चला जाता। तो इस बात का भी ध्यान रखो कि आप उस समय तो किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोले। कि मैं जिस दिन गया था उस दिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो डॉक्यूमेंट्स के बाद रिज्यूमे तक लेकर नहीं आते। इस तरह के लोग तक थे, तो आप इस तरह की गलती प्लीज ना करें। So, hello everyone. Today's session is going to be really special because we have with us a senior who has successfully made it to the TCS digital package. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सबको इस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, द अपॉर्चुनिटीज विच ही ग्रैब, सो एवरीथिंग गोना बी अ वैल्यूएबल लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट अस वेलकम आवर सीनियर मिस्टर अरुण सोनी। हेलो अनिकेत, हेलो वैभव। सो भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक, सो मेरा नाम अरुण सोनी है, जैसा आपने बता ही दिया है। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच एंड आई एम इन माय 4th ईयर एंड आई एम इन प्लेस्ड इन TCS डिजिटल, वो भी तुमने बता ही दिया है। और ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही, स्पेशली जो 3rd ईयर से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस समय बहुत बदलाव आए थे, और जब 3rd ईयर खत्म होने आया था तब भी बहुत बदलाव आए थे। तो ये जर्नी बहुत ही टफ रही है मेरे लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मैं जो तुम्हें बताना चाहूँगा। सो पूछे, क्या पूछना है आपको? सो भैया लाइक आप बात कर रहे थे बदलाव आए, तो कैसे बदलाव आए, मतलब आप कुछ बताना? जैसे मैं जब मैं एक बात ज्वाइन 2nd ईयर, हाँ, पर्सनली जैसे मैं भैया के साथ बहुत समय से हूँ, 1-2 साल से हूँ। तो जहाँ तक मैंने देखा था, जब 3rd ईयर एंडिंग पे आ रहा था एंड सडनली यू रियलाइजेस दैट कंपनी आना स्टार्ट हो रही है, एंड बीइंग सो मच लाइक आई हैव सीन भैया दैट ही इज डेडिकेटेड फॉर द गेट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर्स। सो सडनली दैट चेंज, दैट कंपनी आना स्टार्ट हो गई, अब या तो कंपनी या तो गेट, व्हाट टू चूज। सो भैया आपने इसे कैसे टैकल किया? जो आपने चेंजेस की बात की, आई रिलेट कहीं ना कहीं ये सेम आप कहना चाह रहे थे। हाँ, तो इस बारे में मैं बताता हूँ कि जब 5th सेमेस्टर आया था तब मैंने गेट का अच्छे से तैयारी करनी शुरू की थी। तब मैंने सोच लिया था कि हाँ, गेट ही करना है। बट मैंने जब 3rd ईयर के बाद गेट दिया, पहली बार जब गेट दिया था, तब पता चला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गेट काफ़ी टफ होता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपको इन 100 रैंक्स लानी है ऑल ओवर इंडिया। अगर 100 रैंक के अंदर आना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना टाइम मुझे उस समय मिल नहीं पा रहा था, और मैंने कोडिंग बिल्कुल छोड़ दी थी उस समय। बट फिर जब 3rd ईयर कंप्लीट हुआ तो कंपनीज आई, तो मैंने सोचा कि अगर गेट नहीं हुआ तो क्या करूँगा, कोई बैकअप ऑप्शन है नहीं। तो फिर मैंने 7th सेमेस्टर में दोनों चीज़ों को साथ में चलाने की कोशिश करी कि थोड़ा थोड़ा करते हैं।
फिर मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया, जब पहला इंटरव्यू शायद 6th सेमेस्टर के एंडिंग में दे दिया था हमने, जब 6th सेमेस्टर हमारा खत्म हुआ था तब एसेंचर आई थी, तब पहला इंटरव्यू दिया था। तो पहला इंटरव्यू देने के बाद पता चला था कि हाँ, इसमें कुछ हो सकता है, चांस है। तो उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा और कोडिंग में वापस आने की कोशिश की। उसके बाद मैंने समथिंग से 6 से 7 इंटरव्यू दिए। मैं बहुत ही खुशनसीब था कि मुझे कॉलेज से इतने सारे इंटरव्यूज़ देने को मिले। हाँ, ये है कि मैं 2 कंपनीज़ में सेलेक्ट हुआ, कॉग्निजेंट और टीसीएस। कॉग्निजेंट का अभी 2-3 दिन पहले रिज़ल्ट आया, तो मैं उसमें भी सेलेक्ट हो गया। उससे पहले मैंने कॉग्निजेंट और उसके बाद ओरेकल, फिर एसेंचर और टीसीएस और ऐसी 1-2 कंपनी और थी, उनका मैंने इंटरव्यू दिया था। इनमें से मैं 2 कंपनीज़ में सेलेक्ट हुआ हूँ, टीसीएस डिजिटल पे और कॉग्निजेंट के जेन ज़ी रोल पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कॉलेज से खाली हाथ नहीं जाना, अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है, एज़ अ बैकअप ऑप्शन रखना है, आप इतना कर सकते हो कि आप कंपनी जॉइन करने के साथ-साथ अपना कुछ प्रिपरेशन कर सको, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए प्लेसमेंट में ट्राई। ओके भाई। जैसे मेरे को दोस्त हैं, वो इस फील्ड से बिल्कुल जा चुके हैं। उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करना है। तो वो एक अलग फील्ड हो जाती है, वो उनकी चॉइस है। बट ये भी है कि आपका अगर कॉलेज का प्लेसमेंट का टाइम एक बार चला गया, तो ये वापस नहीं आएगा। मार्केट का जो हाल है, वो तो तुम दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि अभी प्लेसमेंट बाहर से लगना तो बिल्कुल मुश्किल है। एज़ अ फ्रेशर्स नहीं मिलेगी आपको जॉब आसानी से। अगर आपका कोई जान पहचान का है तो वही आपको जॉब दिलवा सकता है, वरना तो आपको जॉब मिलने वाली है नहीं। इसलिए अपना कॉलेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लेसमेंट के लिए ट्राई करो, अगर आपको बैकअप ऑप्शन रखना है तो। हाँ। एंड भैया आपने एक बात बोली कि अराउंड आपने 6-7 इंटरव्यूज दिए थे, हाँ। एंड लाइक ये टीसीएस किस नंबर की कंपनी थी एंड अल्टीमेटली ये आपको जॉब मिली, एंड कहीं ना कहीं आपने जैसे 6-7 दिया इंटरव्यूज, तो हाँ। सच कुछ फील हुआ कि यार नहीं हो रहा है? मैंने जब ओरेकल का इंटरव्यू दिया था, वो मेरा लास्ट इंटरव्यू था। ओरेकल के इंटरव्यू के बाद मैंने हार मान ली थी कि नहीं, अब नहीं होगा, इतने इंटरव्यू दे चुका हूँ। वो कौन सी कंपनी थी आपकी नंबर वाइज? वो 5th नंबर की कंपनी थी, 6th थी टीसीएस और 7th था कॉग्निजेंट का। अच्छा। हाँ, तो 5th इंटरव्यू था, उसके बाद मैंने हार मान ली थी कि नहीं, अब नहीं होगा। 5 इंटरव्यू दे चुका था मैं, 5 में रिजेक्ट होकर आ गया था। अच्छा। और हाँ, बट 5 इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं, वो सब जान लिया था। वो मुझे बहुत हेल्प किया था टीसीएस में और कॉग्निजेंट दोनों में। मैंने ओरेकल के इंटरव्यू के बाद ही एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ। उस एसक्यूएल की मदद से मैंने कॉग्निजेंट का इंटरव्यू निकाला। टीसीएस में एसक्यूएल पे मेरे से सवाल नहीं पूछा, लेकिन मेरे दोस्तों से पूछे थे। और ओरेकल में भी बहुत सारा एसक्यूएल पूछा गया था। तो मुझे एक बात का बुरा तो लगा था कि मुझे उसके पहले पढ़ लेना था एसक्यूएल, क्योंकि ओरेकल मेनली उसी पे ज़्यादा फोकस रखती है और वो कंपनी भी अच्छी थी। तो यही था बस। इसके अलावा टीसीएस तो एक उसका इंटरव्यू बहुत ही इजी सा भी कह सकते हो, किसी के लिए टफ भी कह सकते हो, कभी कभी लक पे भी डिपेंड कर जाता है। बट हाँ, टीसीएस और कॉग्निजेंट दोनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बाद से ही निकले मेरे, कि हाँ अब एक्सपीरियंस हो गया है बोलने का भी, और सामने वाले से आप किस तरह से बिहेव करने वाले हो वहाँ पे, वो सब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। So भैया, as you have gone through like 6 or 8 companies of interviews of 6-7 companies, so लोग बात करते हैं डीएसए कर लो, वेबडी कर लो, प्रोजेक्ट्स अच्छे बना लो, पर कुछ ऐसा जो आप बताना चाहेंगे हमारे ईयर वालों को या जूनियर्स को कि लाइक ये मैटर करते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, अच्छी बात है। उससे पहले अपना एप्टीट्यूड बहुत अच्छा कर लो, ताकि आप कंपनी के पहले राउंड में बाहर ना हो। आप अपनी इंग्लिश राइटिंग अच्छी कर लो, आप अपना एप्टीट्यूड बहुत अच्छा कर लो, ताकि ये दोनों चीज़ें आपको बाद में काम आएंगी ही आएंगी। कैसे काम आएंगी वो भी बता देता हूँ मैं। सारी कंपनीज पहले एप्टी का ही राउंड लेती हैं, ठीक है? तो एप्टीट्यूड एक वो हो गया, और वो सारे राउंड ऐसा नहीं होता कि आप फेल हो गए तो अगले राउंड में जा सकते हो, ऐसा नहीं होता। वो एलिमिनेशन राउंड होता है, ठीक है? तो सबसे पहला तो आपको एप्टीट्यूड अच्छा करना है। एप्टीट्यूड में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा फोकस रहता है उस पर,
और उसके बाद रीजनिंग आती है, वो रहती इजी है, बट आप ट्राई करो थोड़ा एडवांस टॉपिक भी टच कर लो उसके। तो सबसे पहले तो एप्टीट्यूड करना है, उसके बाद आप अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो। कुछ कंपनीज आपसे ऐसे भी लिखवा लेती हैं, पैराग्राफ भी लिखवा लेती हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन जो आते हैं, इंग्लिश एप्टीट्यूड के जो वर्बल रीजनिंग आती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही आप कोडिंग के लिए जा पाओगे। मैंने बहुत लोगों को अपने ईयर वालों को देखा है जो पहले ही राउंड में बाहर हो रहे थे क्योंकि उनका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था, तो वो एक माइनस पॉइंट हो जाता है, लेकिन उनको कोडिंग आती है। हाँ इवन तो उनकी कोडिंग ये में भी अच्छी होगी, प्रोजेक्ट्स हाँ अच्छे यही, होंगे, लेकिन कहीं ना हाँ, कहीं बट एप्टीट्यूड उनकी में रह जा रहे थे। एप्टीट्यूड में रह जा रहे थे। यस, दूसरों का फायदा हो गया इसमें। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखो। मुझे इतने इंटरव्यू देने का मौका एप्टीट्यूड की वजह से ही मिला, क्योंकि मैंने गेट की प्रिपरेशन की तो मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था, यस, तो जिस वजह से मैं पहला राउंड इजीली निकाल पा रहा था, यस। और कोडिंग भी इजीली निकल जाते हैं, इतने टफ नहीं आते, तो मैं वहां तक इंटरव्यू तक इजीली पहुंच पा रहा था। तो ये एक चीज़ है। यस, एंड वन हाँ मोर थिंग भैया, जैसे आपने बोला कि स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हाँ होनी चाहिए, पर आपने एक और बात ऐड की कि राइटिंग स्किल्स, एंड किसी हाँ कंपनी ने आपसे ऐसे भी लिखवाया था। सो हाँ हाउ आर टीच, मतलब क्या था ये और कैसा क्या था? इन्फोसिस और कॉग्निजेंट, इन दो कंपनियों ने ऐसे लिखवाया था। एक सिंपल सा टॉपिक मिलता है आपको, उसको 150 टू 200 के वर्ड्स के समथिंग आपको एक छोटा सा उस पर पैराग्राफ या ऐसे टाइप का लिखना होता है। तो उसमें आपकी कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स अगर हैं तो आप बाहर हो जाओगे उससे। अगर आप कोई जैसे कॉमा या इस टाइप की एरर कर देते हैं तो उससे भी बाहर हो जाओगे। आप कोई स्पेलिंग एरर कर देते हैं तब भी दिक्कत है। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इस समय आपकी राइटिंग स्किल्स काम आती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आप। बस इन दो कंपनी के अलावा बाकी सारी कंपनियां मेनली कम्युनिकेशन पे फोकस करती है, तो वो अब सारी कंपनीज अपना एक अलग से कम्युनिकेशन टेस्ट कराती हैं। उसे अब ओरल कम्युनिकेशन टेस्ट होता है वो। उसमें बेसिकली 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला होता है स्पीकिंग, जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उनको बोलना होता है। एक सेंटेंस होता है, उसको बोलना होता है। इसके बाद लिसनिंग होता है, सामने वाला बोलता है एक सेंटेंस, आपको सुनना है और आपको रिपीट करना है। उसके बाद एक होता है, आपको एक सेंटेंस सुना दिया जाएगा जिसमें एक मिसिंग वर्ड होगा, आपको वो मिसिंग वर्ड बताना है। तो इस टाइप के वो ये कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। तो इस समय आपकी मेनली इंग्लिश ही काम आ रही है, और ये सब कभी कभी कोडिंग से पहले होता है, कभी कभी कोडिंग के बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे एक कंपनी थी, शायद सेकंड या थर्ड नंबर की, डेलॉयट, यस, हाँ, डेलॉयट का किस्सा मैं बताता हूँ। मैं डेलॉयट का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ, तो सारी प्रोसेस हो गई। अब उसके बाद कम्युनिकेशन टेस्ट आ गया, जिसका पता ही नहीं था, बट फिर भी वो उन्हें रख लिया। कम्युनिकेशन टेस्ट में मैं बाहर हो गया। अच्छा, कम्युनिकेशन टेस्ट में मैं बाहर हो गया, तो ये भी ध्यान रखो। एंड आपके बाकी सारे राउंड्स क्लियर हो चुके थे? यस, और मैं सोच चुका था कि हाँ मेरा डिलॉयट में हो गया है। अच्छा, हाँ, मैंने एफटी राउंड निकाल दिया, कोडिंग निकाल दिया, इंटरव्यू भी निकाल दिया। अब जो ये राउंड था इसका पता ही था, और वो उन्हें बाद में रख दिया, और कुछ दिन के बाद रिग्रेशन का मेल भी आ गया। तो इस बात का भी ध्यान रखो कि कम्युनिकेशन टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप कोडिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, बट कोडिंग पर ही फोकस कर रहे हो तो वो चीज़ आपको 4th ईयर में प्लेसमेंट के वक्त ही पता चलेगी कि आपको दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना था। हाँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी रीडिंग राइटिंग स्किल्स इस पे अच्छे से फोकस करो, और इसके बाद आप अपना एप्टीट्यूड भी अच्छा करो, आपके इजीली प्लेसमेंट हो जाएगा, इजीली कॉलेज से। तो हाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखो। सो भैया, जैसे कि आप बोल रहे कि एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, है ना, हाँ कोडिंग, ये तो ठीक है चीज़ें, मतलब हाँ, मैं समझ में आ रही है कि ये चीज़ें काउंट में ली जाती हैं। बट एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी मतलब पॉपुलर है लोगों के बीच में, कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लब्स में इन्वॉल्व होना और भी चीज़ें करना कॉलेजेस में, तो ये कितने हद तक प्लेसमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, गुड वे में और बैड वे में? कुछ आप बताओ। यस, लाइक बहुत लोग कहते हैं कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, क्लब ज्वाइन कर लिए तो तुम्हें एक अपर हैंड मिलेगा, आप कहीं पे हैकाथॉन विन कर रहे हैं तुम्हें भी अपर हैंड मिलेगा। डज इट रियली मैटर? मैं 20% ही बोलूँगा कि ये मैटर करता है।
कुछ हद तक ही मैटर करता है, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है ना, वो वहाँ पे आपको खुद उसी वक्त चेक करेगा कि आपको कितना आता है। हाँ, उस समय हाँ, वो एक प्लस पॉइंट दिखता है आपको, रिज्यूमे में लिखने हो जाएगा कि आपने इंटरव्यू में पार्ट लिया, अच्छा है। बट अगर उस चीज़ से आपकी, जैसे कोडिंग ही है, आप कोडिंग ही टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो मेरे हिसाब से अगर करना भी है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कर लो। थर्ड ईयर में भी थोड़ा बहुत करना है तो करो, बट अगर आप पूरा टाइम उसी में दे रहे हो तो फिर आप कोडिंग कब करोगे, एप्टीट्यूड कब करोगे, अपनी बाकी की स्किल्स को कैसे अच्छा करोगे? अगर आप दिन भर ही क्लब में दे दोगे तो बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। यस। ये भी है ना। और वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है वो नहीं पूछने वाला आपसे, वो बहुत ही कम चांस होता है कि वो इस चीज़ों पे जाए, वो मेनली प्रोजेक्ट पे फोकस करेगा। ओके। प्रोजेक्ट पे फोकस करेगा, वो सीधा पूछेगा कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। अब इसमें हाँ, कभी-कभी होता है, अब जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो आपने किसी हैकाथॉन में ही बनाया, तो आपने वो अपने प्रोजेक्ट में डाल दिया, तब आप बता सकते हो कि हाँ, मैंने ये हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाया था। हैकाथॉन एक अच्छी चीज़ है, वो आपकी कोडिंग स्किल्स को, बाकी की स्किल्स को रिफाइन कर रही है। मैं उन क्लब्स की बात कर रहा हूँ, जैसे इवेंट्स वाले जो होते हैं, डांसिंग, ये सब करने में कुछ नहीं रखा। अगर आपकी वो फील्ड ही नहीं है ना, तो ये सब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी पब्लिक स्पीकिंग आप और भी तरीकों से सीख सकते हो, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप पहले एक, अगर अच्छा सा क्लब है जो सच में आपको कोडिंग पे ध्यान दिलवा रहा है, तो वो क्लब जॉइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी आपको बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, आपने अपना प्रोजेक्ट समझा दिया, उसके बाद एक सवाल आता है कि क्या ये प्रोजेक्ट ग्रुप में था या आपने इंडिविजुअल बनाया? तब अगर आप बोलते हो कि ये प्रोजेक्ट मेरा ग्रुप में था, तो क्या आप उसको लीड कर रहे थे? आप उसमें लीड रोल पर थे क्या? तो अगर आप बोलते हो कि लीड रोल पर थे, तो आपको लीडरशिप स्किल भी शो होती है वहाँ पे, कि आपने एक प्रोजेक्ट लीड किया है। तो यस। ये चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक वो चाहते हैं कि आप लीडरशिप या लीड करके आ रहे हो कहीं ना हाँ, कहीं, कुछ आपको टीम वही में काम करने का एक्सपीरियंस है। है। यस। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं फालतू चीज़ों से अच्छा आप काम की चीज़ें करो। ओके। लीडरशिप एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप जो सामने बंदा है, आप उससे बिना रुके, बिना लड़खड़ाए बात कर पा रहे हो, वो उसको पहले दिखता है। वो आपको इंट्रो में ही देख लेगा कि आपने इंट्रो कैसे दिया। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगा, क्लब्स में जाना है, क्लब्स जॉइन करने हैं, तो उनसे इतना ही सीख लो, वो भी फर्स्ट सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में तो आप ऑलरेडी बहुत बिज़ी हो जाओगे, क्योंकि आपको फोर्थ ईयर प्लेसमेंट वाले दिखने लगते हैं, आपको अपने प्लेसमेंट की चिंता होने लगती है। अब आप क्लब्स पे ध्यान देना छोड़ दो, आप अपना कुछ करो। एंड वन मोर ठीक थिंग है? भैया, जैसे हाँ, हम सुनते आ रहे हैं, हमने हमसे बहुतों ने कहा है कि मान लीजिए एक इंटरव्यू है, एंड हाँ। कुछ होते हैं कि जैसे एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स होते हैं कुछ उस इंटरव्यू में, हुँ, एंड होते हैं कुछ जो बिलो एवरेज रहते हैं, बिलो हुँ। पार। सो एज सच जैसे हमने सुना है कि एक्सेप्शनल वाले को भी वो नहीं लेते हैं, एज सच कुछ है क्या कि वो। मैं मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मैंने खुद ने देखा है। मेरे हॉस्टल में एक भैया थे, मेरे सीनियर। उनकी सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी थी। मतलब आप उनसे 1000 लोगों की भीड़ में भी बुलवा लोगे, वो बोल के बता देंगे आपको। वो इस तरह के पब्लिक स्पीकर थे। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, एप्टी भी ठीक-ठाक था। बट वो कोडिंग में जावा उन्हें अच्छे से आती थी, उतना भी ज़्यादा नहीं आता था। जावा ठीक-ठाक आती थी, और उनका एक स्टार्टअप भी था अपने ही कॉलेज में, ओके। तो वो उन्हें बाद में बंद कर दिया था। तो वो एक कंपनी का इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें बताई। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्शनल ही हैं एक तरह से, क्योंकि 2 साल उन्होंने स्टार्टअप चलाया अपने कॉलेज में। कई कॉलेजेस में एज़ अ पब्लिक स्पीकर गए, चीफ गेस्ट बनकर गए। वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कर लिया था उन्होंने, बट फिर भी उस कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ओके। उनका कोडिंग का क्वेश्चन भी बना, सब कुछ हुआ। तो ये भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बता दोगे ना, तो वो भी एक फिर ये लगता है कि यार ये बंदा ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो ये कंपनी में कितने ही दिन काम करेगा। ओके। ये भी होता है कि कंपनी कितने दिन आपको, अब आप ऑलरेडी इतना कुछ उसके बता दोगे, वो ये बोलेगा कि ये तो मेरे से ही ज़्यादा क्वालिफ़ाई है, तो ये कितने ही दिन काम कर लेगा कंपनी में।
ये एक माइनस पॉइंट चला जाता है। आप अपनी लिमिट के अंदर सारी चीज़ें बताओ। जैसे टीसीएस के दिन मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे बगल में एक इंटरव्यू चल रहा था किसी और का। तो उसने पूछा होगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है? तो उसने कुछ प्रोजेक्ट बताया। अब वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा-सा प्रोजेक्ट लेकर आ गया और वो उसको बताने लगा। बट अब जो इंटरव्यूअर थे, उसको प्रोजेक्ट समझ नहीं आया। ओके। उसने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, जैसे ये कौन-सी रियल लाइफ़ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रहा है, वगैरह-वगैरह ऐसे सवाल पूछ लिए। अब इससे क्या होता है ना, आप डर जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे गिरने लगता है वहाँ पे। तो इसलिए रिज़्यूमे में ऐसी चीज़ें लिखो जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं। ओके। हुँ, जो कि बिल्कुल काम की हैं और जो आपको अच्छे से आती हैं। मेरा रिज़्यूमे जो था वो बहुत सिंपल था। मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिखा था। 2 बेसिक से प्रोजेक्ट लगाए थे। टीसीएस के लिए बता रहा हूँ मैं अभी। बेसिक से ये सर, प्रोजेक्ट लगाए थे बस जहाँ एक, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, हाँ, आप थोड़ा एक प्रोसेस पूरा बता देते कि आपका कैसे हुआ था इंटरव्यू टीसीएस का टीसीएस का। देखो हम लोग कनेक्ट कर हाँ, पाएंगे उससे कि कैसे पूरा प्रोसेस किया था। देखो टीसीएस ना 2 तरीके से आती है पहली बात तो। एक आती है प्रायोरिटी कॉलेजेस के लिए, एक नॉन प्रायोरिटी कॉलेजेस के लिए। तो अभी जो टीसीएस आई थी अपने कॉलेज में, वो प्रायोरिटी कॉलेजेस के लिए आई थी। क्योंकि इसी साल अपना कॉलेज टीसीएस की प्रायोरिटी लिस्ट में जा चुका है, जो कि पहले नहीं था। यस। तो इस साल वो अपने कॉलेज में आई एज़ ऑन कैंपस, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा उसका रजिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आप वो कर लेते हो, उसमें आपकी सारी डिटेल्स माँगी जाती हैं और ये भी माँगा जाता है कि आप पर कोई क्राइम या कोई एफआईआर तो नहीं है। ये भी ज़रूरी है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके। हाँ, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपका टीसीएस के लिए, बाकी कंपनीज़ का अलग होगा बट टीसीएस के लिए आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। समथिंग हाँ, 60% आपकी 10th, 12th और ओवरऑल सीजीपीए कॉलेज में चलती रहनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके बस ये काफ़ी है, इसके अलॉन्ग अलावा विथ वो नो कुछ नहीं एक्टिव माँगते। बैकलॉग समथिंग, बैकलॉग। हाँ, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर वैसे टीसीएस ने तो कोई भी बैकलॉग नहीं माँगा बट कुछ कंपनियाँ जो होती हैं, वो कह देती हैं कि एक बैकलॉग आप चला सकते हो। ओके। वो भी आपको 8th सेमेस्टर से पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ओके। इस तरह से होता है। तो कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। उसके बाद आपको एक सेंटर मिलता है पहले टेस्ट के लिए। पहला टेस्ट आपका जब होता है तो उसके लिए आपको सेंटर मिलता है। जैसे अपना एलएनसीटी है तो उसके लिए सारे बच्चों को ट्रिनिटी कॉलेज ही मिला था। ओके। सब वहीं पेपर देने गए थे मीन्स और ऑफलाइन उसमें सेंटर पे पै होता है ये। यस, ओके। टीसीएस का पेपर ऑफलाइन सेंटर पे होता है। ओके। वो खुद का ही जो उनका टीसीएस आईओएन जो सॉफ्टवेयर है उसी पे वो कराती है। पहला राउंड आया एप्टीट्यूड का। उसमें वर्बल अलग था, क्वांटिटेटिव अलग था, सब बटा हुआ था, लॉजिकल रीजनिंग भी अलग-अलग से आई थी। और 15-15 मिनट के स्लॉट्स के हिसाब से वो आई थी और उसके बाद लास्ट में 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। पहला एरे के ऊपर था और दूसरा शायद एक्सओर ऑपरेशन पे था। ईज़ी से क्वेश्चन आए थे। बस वो थोड़ा बहुत क्या होता है कि वो कुछ स्पेसेस की दिक्कत होती है, जो कि आप आउटपुट नहीं ला पाते हो वहाँ पे। अच्छा। तो बहुत लोगों का आउटपुट नहीं आया था वहाँ पे एक क्वेश्चन का। कभी-कभी स्पेसेस की प्रॉब्लम आ जाती है आउटपुट में, आप बिना स्पेस के आंसर दे रहे होते हो, वहाँ पे वो स्पेसेस के साथ स्पेसेस के साथ आउटपुट माँग लेता है, तो वो कभी-कभी दिक्कत हो जाती है। ओके। तो उस चीज़ से इतना डरने का नहीं होता। मेनली अगर आप एप्टीट्यूड भी अगर अच्छे से बना देते हो उनका, तो भी आपका प्राइम के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। अब ये पहला पेपर खत्म हुआ, उसके बाद आपकी लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए। टीसीएस सिर्फ 2 राउंड ही करवाती है। अच्छा। पहला पेपर और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू। ओके। अगर आपका पहला पेपर ठीक-ठाक गया है, तो आप प्राइम के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। अगर ठीक-ठाक नहीं गया, तो आप निंजा या डिजिटल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। तो समथिंग अबाउट 15 से 20 दिन के बाद लिस्ट आई, जिसमें मेरा और मेरे रूममेट और मेरे सारे दोस्तों का लगभग नाम प्राइम में ही था। ओके। प्राइम के लिए 466 स्टूडेंट्स आए समथिंग अप्रॉक्स इतने ही थे। वो सब प्राइम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे वन मोर थिंग और भैया, बाकी आप थोड़ा एक बार हाँ, बता देते ये प्राइम डिजिटल जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये है क्या मतलब। हाँ, ठीक है। तो टीसीएस के 3 पैकेज होते हैं मेनली, निंजा, डिजिटल, प्राइम। ओके। निंजा जो होता है, अभी मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए बता रहा हूँ। निंजा में आप 3.3 लैक्स का पैकेज होता है। डिजिटल में 7.08 लाख का समथिंग एलपीए होता है, वो 7 एलपीए ही है। और प्राइम में आपका 9 एलपीए का होता है, ओके। 9 या 9.6 समथिंग का।
और फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाते हो या एमटेक वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या होता है, एमटेक और एमबीए वगैरह वालों के लिए जो निंजा वाला जो पैकेज होता है वो 3.6 का हो जाता है, और जो डिजिटल हो जाता है वो 7.6 का हो जाता है, और जो प्राइम है वो 11 लाख का होता है। ओके इस तरह से रहता है। तो ये पैकेजेस हैं, और इनमें जो रोल होते हैं, मेनली जो रोल होता है देखो, वो निंजा वालों के लिए होता है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, और डिजिटल वालों के लिए सिस्टम इंजीनियर, और जो प्राइम वाले होते हैं उनके लिए एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर वाला रोल उनके लिए आता है। ओके तो जब इंटरव्यू हुआ, सबका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद अपने कॉलेज से प्राइम के लिए शायद 6-7 बच्चे, 6-7 के करीबन ही सिलेक्ट हुए जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल मिला है। उनमें से मेरा एक दोस्त है। बाकी 66 बच्चे जो हैं वो डिजिटल के लिए सिलेक्ट हुए, और समथिंग अराउंड 150 to 200 जो है वो निंजा के लिए सिलेक्ट हुए। तो ये प्रोसेस रहता है। इसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है जो कि 18 पेज का होता है। हाँ, बाकी कंपनियां बस 1-2 पेज में अपना ऑफर खत्म कर देती हैं, बट टीसीएस का मन नहीं भरता, वो बहुत बड़ा आपको ऑफर लेटर देती है। इसमें सब कुछ लिखा रहता है कंप्लीटली। हाँ, सब कुछ लिखा रहता है। तो जस्ट फॉर उसमें द फन पर्पस कि आपने गो थ्रू किया था 18 पेज का ऑफर लेटर? पहली बार में नहीं, मन नहीं किया था, बट दूसरी बार में मैंने सोचा कि पढ़ लेता, तो फिर पूरा पढ़ा मैंने। टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज अच्छे से पढ़ा, सैलरी का ब्रेकआउट कैसे है वो सारा अच्छे से पढ़ा, उसके बाद टीसीएस के ऑफिस कहाँ कहाँ है वो पढ़ा, वो सब लिखा रहता है उसमें। हाँ, जो मेन सब कुछ था वो सब कुछ पढ़ा। कहीं पे अगर कुछ क्या है, कुछ चीजें जो आप नहीं पढ़ते ना, वो बाद में आपको दिक्कत दे सकती हैं। जैसे एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मान लो, आप नहीं पढ़ते वो चीज, वो बाद में आपको दिक्कत दे सकती है, वैसा ही यहाँ है। इसलिए आपका ऑफर लेटर आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन। अगर कहीं उसमें गलती से कोई भी बॉन्ड की चीज लिखी है और आपने वो नहीं पढ़ी और एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको वो बाद में खलेगी। वैसे तो टीसीआर बॉन्ड नहीं बनवाती है, तो इस चीज से आप चिंता मुक्त रह सकते हो कि आपको टीसीएस में कोई बॉन्ड की दिक्कत है तो कोई नहीं है। तो भैया कुड यू टेल अस कि ये बॉन्ड का सिस्टम होता क्या है? टीसीएस में नहीं होता, बाकी की कंपनियों में कैसे क्या रहता है? देखो, बॉन्ड क्या होता है, एक टाइप का एग्रीमेंट होता है कि आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको इतने समय तक काम करना पड़ेगा। आप कंपनी छोड़ नहीं सकते। अगर कंपनी छोड़ते हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे जो कि 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इतना भी हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि कोई कंपनी अगर बॉन्ड वाली है, बॉन्ड बनवाएगी, तो वो आपके पसंद की ही होनी चाहिए, तभी आप ज्वाइन करें। अगर वो आपकी पसंद की कंपनी नहीं है और आप बॉन्ड बनवा रही है, तो आप बिल्कुल उसको छोड़ दें। मेरी ये है। तो भैया ये बॉन्ड बनवाने से पहले वो बताते होंगे कि लोकेशन क्या होगी आपकी? हाँ, देखो, अब जैसे पहले ऑफर लेटर आता है, कुछ कंपनियां पहले लेटर ऑफ इंटेंट देती हैं, जैसे कॉग्निजेंट है, एसेंचर है, ये सब पहले लेटर ऑफ इंटेंट देती हैं। उनके अंदर लिखा रहता है कि आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है। उसके बाद एक ऑफर लेटर आता है, उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी रहती हैं, और अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और उसमें आपका सैलरी ब्रेकआउट भी होता है, ये बाकी सारी चीज़ें, रोल क्या है और ऑफिस कहाँ कहाँ है, ये सब लिखा रहता है। उसके बाद फाइनल आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर में आप कहाँ पे काम करने वाले हो, किस दिन से काम करने वाले हो, ये सब लिखा रहता है। आप कुछ, अब मुझे ये नहीं पता कि ज्वाइनिंग बोनस लिखा रहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो ज्वाइनिंग बोनस कितना मिलेगा वो लिखा रहता है कि नहीं, ये नहीं पता। हाँ, एक चीज और छूट गई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ऑफर लेटर में, वो भी लगा रहता है। डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना। मैं तुम जितने भी जूनियर्स हो 3rd ईयर के, उनको पहले एक सलाह बहुत अच्छी देना चाहूंगा कि प्लीज पासपोर्ट बनवा लें। अभी पासपोर्ट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बनवा लें, आपको 4th ईयर में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हाँ, आप जल्द से जल्द पासपोर्ट जरूर बनवाएं। लाइक कंपनी की कुछ डिमांड्स होती है? हाँ, कंपनी को सबसे पहले, कंपनी को पता नहीं कब काम पड़ जाए, आपको कहीं पे भेजना पड़े, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है वो, जिस वजह से आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पासपोर्ट प्लीज़ जल्द से जल्द बनवा लें। वो बहुत इजी वो प्रोसेस होती है, कोई टफ प्रोसेस नहीं होती, बनवा लो। एंड भैया, हाँ, जैसे आपने बोला फर्स्ट स्टेप आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, हाँ, एंड आप डायरेक्टली फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे, आपका इंटरव्यू हाँ, हुआ, टीसीएस में, तो कैन यू गाइड और
बता सकते हैं आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट था उस पैनल का? लाइक कुछ पैनल डिवाइड हाँ, होते हैं। इंटरव्यू, फिर हाँ, इंटरव्यू हाँ, की बात करते हैं कि अब क्या यस। था। देखो, अपने कॉलेज में 90 लोगों की एक टीम आती है, जो कि हाँ, 90 लोगों की टीम आती है जो कि पैनल्स में बढ़ जाती है। अब पैनल्स में इस तरह से बढ़ती है कि आपको इंटरव्यू के 1 दिन पहले बुलाया जाएगा कॉलेज, 4 लोग सामने बैठे होंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। ये भी याद रखिए कि जब आप टीसीएस जैसी कंपनी में कोई भी डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रेशन के समय लगा रहे हो, वो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में वेरीफाइड होता है। वेरिफिकेशन के वक़्त सारी चीज़ें सही होना चाहिए, वरना अगर कुछ गलत होता है तो आप वहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकते हो, ओके। आपको इंटरव्यू देने नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि मैं जिस दिन गया था, उस दिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जो डॉक्यूमेंट्स के वक़्त रिज़्यूमे तक लेकर नहीं आए थे। इस इस तरह के लोग तक थे, तो आप इस तरह की गलती प्लीज़ ना करें। ऐसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, इडियोटिक तरीके से नहीं जाना चाहिए। आप जब इतने बड़े रोल के लिए जा रहे हो, आप बिना रिज़्यूमे के चल दिए, और वो जो भी था, मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं पता, उसने लिटरली सर से जाके बोल दिया था कि सर मैं रिज़्यूमे नहीं लाया। उसने क्या पता क्या सोचकर बोला, उस सर ने इतना बुरा चिल्लाया उसको सबके सामने। तो ये सब नहीं करना, पहले से अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर सारे सही रखो यार, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। सो तो एवरीवन। आपका डॉक्यूमेंट, यस। हाँ, बस ये ज़्यादा रोल-वॉल कुछ नहीं दिखाना आपको कि हम तो चले आएँगे, ऐसे ही हो जाएगा इंटरव्यू, कुछ नहीं होता कॉलेज में। इन सब चीज़ों से दूर रहो, कॉलेज जैसा बोलता है वैसा कर दिया करो। उन्हें आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, वो जो बोल रहे हैं वो छोटे से ही काम होते हैं, वो करके उन्हें दे दो, बस। उनका मन भर जाता है, वो आप अपनी अकड़ में वो करते नहीं हो, वो फिर आपको बार-बार परेशान करते हैं, जैसे कोई फॉर्म भरना हो, भर दिया पहले ही, ओके। बिना बोले ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट ही तो लगते हैं। जैसे कोई गूगल फॉर्म आया, अब तुम्हें आने लगेंगे धीरे-धीरे, कोई गूगल फॉर्म आया, तुरंत भर दिया, किसी पे रजिस्ट्रेशन करना है, तुरंत कर दो। हुँ? तो ये सब पहले से रेडी रहो इस चीज़ों के लिए। अब जैसे आपका वेरिफिकेशन हुआ, 1 दिन पहले आपका वेरिफिकेशन हुआ, अच्छे सारी चीज़ों को उसी दिन आपको आपका पैनल नंबर अलॉट हो गया। 90 लोगों की टीम, उसमें से मान लो आप 10 लोगों को हटा दो, वो मैनेजमेंट में हो गए, बाकी जो 80 लोग हैं, वो 3-3 के ग्रुप में बँट जाएँगे। ओके। 3-3 लोगों के ग्रुप में बँट जाएँगे, उसमें से एक एचआर होगा, एक एमआर होगा और एक शायद टीआर होता है। तो उन तीनों के अलग-अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग-अलग रोल होते हैं। तो वो 3 लोग आपके अकेले का इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो 3-3 के ग्रुप में पैनल बँटे होते हैं। तो मुझे मैं अब वो पैनल आपको 1 दिन पहले मिलता है, ठीक है? तो 1 दिन पहले आपको अपना पैनल नंबर पता चल जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप अगले दिन इंटरव्यू देने जाओ। तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, तब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, क्योंकि 3 लोग आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो भी ऑफ़लाइन। यस। हाँ, तो बस आप सारा समय यही प्रे कर रहे होते हो कि भगवान तीनों इंटरव्यूअर अच्छे देना। हाँ, कोई अच्छा भी भैया। खड़ूस टाइप का इंटरव्यूअर ना देना। यस। आपने बोला कि इसमें पर्टिकुलरली मतलब 3 हुए थे, मीन्स और हाँ, बाकी में ऐसा नहीं था बाकी कुछ? में सिंगल ही होता है। वो ओके। तीनों रोल एक साथ वैसे तो कायदे से अलग-अलग ही होना चाहिए कि एचआर राउंड अलग हो और जो मेनली टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड है वो अलग हो, बट ऐसा नहीं होता। मेनली यहाँ पे जो टेक्निकल वाला बंदा है वही एचआर के क्वेश्चन पूछ लेता है, बट टीसीएस ऐसा नहीं करती। ओके। टीसी अभी जो टीसीएस एनक्यूटी होने वाली है, जो अपने कैंपस के बाहर से हो रही है, जो ऑल ओवर इंडिया है, उसमें भी 3 ही लोग होंगे। ओके। कोई अकेला इंटरव्यूअर नहीं होगा। वो इंटरव्यूअर 3 ही रखते हैं, तो इस बात का याद रखो। तो एमआर, एचआर, टीआर जो तीनों लोग होते हैं, प्रे करना कि जब अब तुम्हारी बारी आए तो वो तीनों अच्छे निकले। अगर उनमें से एक भी खड़ूस निकला, तो वो तुम्हें बहुत बड़ा माइनस पॉइंट दे सकता है। एमआर कौन होता है भैया? हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ, देखो। एक होता है, पहले तो सबसे पहले आपका एचआर शुरू करेगा इंट्रो, ठीक है? ओके। एचआर अपने बारे में एचआर पहले तो पूछ लेगा आपसे कि आप कौन हो, आपका इंट्रो दे दो, उसके बाद वो अपना इंट्रो देगा। और अब मेरे साथ क्या हुआ था, एचआर ने ही एमआर और टीआर तीनों के इंटरव्यू तीनों के वो दे दिए थे, इंट्रोडक्शन खुद इंट्रो। से ही दे इंट्रो। हाँ, कि इनका नाम ये है, मुझे नाम तो याद नहीं, इनका नाम ये है, ये तुम्हारे एमआर है, वो तुम्हारे टीआर है, इस तरह से बता दिया था। टीआर जो होता है वो तुम्हारा टेक्निकल रिक्रूटर होता है, तो एचआर तुम जानते ही हो। एमआर का मुझे याद नहीं, शायद मैनेजमेंट के मैनेजेरियल समथिंग। रिक्रूटर होता हाँ, है, आई गेस, इतना सुना मैनेजरियल। है मैंने।
तो अब तीनों के सवाल मैं बता देता हूँ क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। टेक्निकल तुम जानते ही हो, हाँ वो तुम्हारा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, रेज्यूमे आई गेस। वो पूरा रिज्यूमे तुम्हारा स्कैन करेगा, रिज्यूमे में जितनी भी तुम्हारी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें, उन पर फोकस करेगा। तो पहले सबसे पहले तुम्हारा टेक्निकल वाला होगा राउंड, वो टेक्निकल वाले सर तुमसे सारी चीजें पूछेंगे। जैसे मेरे से स्टार्ट किया था कि अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा हूँ, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें भी रिज्यूमे में लगाई थी जो मुझे आती। तो उनने बोला कि जैसे तुमने ऑर्डिनो और ESP8266 के साथ काम किया है, तो ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है। एक मैंने अपने 2 प्रोजेक्ट लगाए थे, एक सॉफ्टवेयर वाला था, एक हार्डवेयर वाला। क्योंकि ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि आप अपनी ब्रांच को कैसे जस्टिफाई करते हो वहाँ पे, आप कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लेके कर क्या लिया। ओके। अगर आप रिज्यूमे में अपना कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का लगा ही नहीं रहे हो, तो फिर वहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया गया कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ली है, आपको क्या आता है आपकी फील्ड में, ये तो एटलीस्ट एक चीज आप अपनी फील्ड का भी रखो ओके। कि हाँ मुझे मेरी फील्ड में भी आता है। तो मैंने एक फील्ड अपनी फील्ड का अपनी फील्ड का प्रोजेक्ट लगाया था और एक सॉफ्टवेयर फील्ड का लगाया था। तो उसने पहले मेरी फील्ड के सवाल पूछे। तो प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि आप प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, ऑर्डिनो क्या करता है, ये सारी बेसिक से सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स के उसने पूछे। उसके बाद फिर पूछा कि DSA कितना आता है। तो DSA में फिर ऐसे पूछा कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में से कौन बेहतर है, ये सारे बेसिक से सवाल पूछे। एक बात याद रखना, इंटरव्यूअर में ना इंटरव्यू के टाइम कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं होता कि वो तुमसे कोई ग्राफ ट्री का बड़ा सा सवाल पूछ लेगा, ये नहीं होता। कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं उनके इंटरव्यू जितने मैंने दिए, बेसिक सा ही कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मुझसे ये सारे सवाल के बाद उसने बोला कि अगर मैं तुम्हें एक कोडिंग क्वेश्चन देता हूँ तो सॉल्व करोगे, तो मैंने यस बोला। तो उसके बाद एक बेसिक सा सवाल मिला मुझे कि एक छोटी सी एरे है, उसमें 2 नंबर का सम मुझे दिया था, एक टारगेट दिया था, मुझे उन 2 नंबर का जो सम, जिस भी 2 नंबर से वो सम आ रहा था, उनके इंडेक्स ही बताने थे। ओके। अब इसको टफ तो बोलोगे नहीं, तो नहीं ये इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। ओरेकल के इंटरव्यू में मुझसे कोडिंग में क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट कर लो ओके। एक स्ट्रिंग में। अब इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि एक स्ट्रिंग है, उसमें आप जितने भी लोअर केस वाले अल्फाबेट्स हैं उनको काउंट कर लो। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा इस टफ कुछ नहीं पूछा जाता। एंड तो वन इस मोर चीज का थिंग ध्यान रखो। भैया हाँ। कि जैसे मैं इंटरव्यू में हूँ एंड हम्म, इफ़ आई डोंट नो एनी क्वेश्चन, आई मीन्स हाँ। इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा मुझे एंड आई डोंट हम्म, नो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो हाउ टू टैकल दैट इसका सिचुएशन। इसका जवाब भी मेरे पास है। देखो क्या होता है, जैसे मैं मेरा ही बताता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मुझसे सब कुछ बन गया होगा, यस। है ना। अब क्या पता TCS में जो TR था मेरा, वो पता नहीं क्या सोच रहा था। उसने मुझसे इस टाइप का सवाल पूछा कि मुझे समझ ही नहीं आया। उसने बोला कि आप ये जो IoT जितनी भी आपकी अगल बगल लगी हुई है, जैसे स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट स्विच, ये जितने भी है, इनको लिंक लिस्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करोगे। अच्छा अब अच्छा ऐसा सवाल तो कुछ सुना ही नहीं, और इसका क्या जवाब दोगे आप। तो इसका सबसे अच्छा जवाब है कि पहले तो सॉरी बोल दो कि सॉरी सर, एट दिस मोमेंट आई कांट गिव, आई एम नॉट एबल टू गिव दिस आंसर। सो वो इतना ही बोलेगा और उसके बाद कुछ नहीं करता, वो आगे बढ़ जाएगा अपने सवाल पे। तो इतनी ज्यादा लोड मत लो कि वो तुम्हें सुनाने लगेगा। ओके। सुनाने का कब आता है, जब आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हो या आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने लगते हो, ओके। है ना। आपको ओवर स्मार्टनेस दिखानी ही नहीं है ना, आप पहले से ही अपने लिमिट के अंडर रहो। यस। वहां पे आप ज्यादा कुछ करो ही मत ना इस टाइप का। जैसे अब कहना तो नहीं चाहिए कि मेरा जो रूममेट है, प्रेजेंट रूममेट तरुण बैरागी, उसका बहुत बुरा हाल है। तो वो भी गया था प्राइम का इंटरव्यू देने। तो TR ने सवाल पूछा, TR ने एक सिंपल सा बेसिक सा सवाल पूछा होगा कुछ। अब उसने इतने धीरे से पूछा कि पीछे से उसको सुना ही नहीं आया, उसने कुछ और सुन लिया और उसी चीज का जवाब दे दिया। अब सामने वाले ने तो कुछ और पूछा था, अब वो पता नहीं किस बात से भड़का हुआ था, तो वो इतनी तेज चिल्ला गया उस पे कि बगल वाले पैनल वाले लोग भी देखने लगे कि क्या हो गया। अब इतनी तेज आप पर कोई चिल्ला दे, वो भी 3 लोगों के सामने, और आप अकेले बैठे हो इंटरव्यू देने गए हो,
क्या होगा आपके कॉन्फिडेंस का? हाँ, वहीं खत्म हो जाओगे आप कुछ समय के लिए, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, वही हुआ उसके साथ। अब वो अगले क्वेश्चन का ढंग से जवाब दे ही नहीं पाएगा ना। हम्म, ठीक है, अब उसमें गलती उसकी भी नहीं थी, मैं मानता हूँ कि बट अब ये सिनेरियोज में आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले तो ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनाई आया आप बोल दो, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू लेने वाले आए थे वो बैंगलोर से ही थे मेरे, ओके पक्का वहीं कहीं से थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश का जो एक्सेंट था वो वहीं का था, और वो थोड़ी दबी दबी सी इंग्लिश बोलते हैं जो अपन को समझ में आने में देर लगती है। तो मैंने 2-3 बार बोला था जो मुझे समझ नहीं आया कि सर आप रिपीट कर दीजिए, कैन यू प्लीज रिपीट, इस तरह से प्यार से बोल दो तो वो दोबारा बोल देते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके सो वी ठीक है, नीड टू बी हम्बल अल्टीमेटली एंड प्रेजेंट एट बस दैट मोमेंट आपको बिल्कुल भी एटीट्यूड में नहीं रहना है, आप बस अपने बेसिक तरीके से बिल्कुल हम्बलनेस कामनेस से बैठे रहो, वो जो पूछे ध्यान से सुन के उसका जवाब देने की कोशिश करो, जितना आता है उतना ही, ओके कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना वो चीज हाईलाइट हो जाती है, और अगर उस पर सवाल चले गए और आपको नहीं आती तो फिर फंस जाओगे आप। इस बात का याद रखना, अगर कुछ भी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला, कि जैसे मैंने कहीं भी बोल दिया कि मुझे ग्राफ आता है पर मुझे नहीं आता, अब उसने सुन लिया, अब वो उस चीज पे अगर सवाल पूछ लेगा तो मैं फंस जाऊंगा। यस तो इस चीज का याद रखना कि जो तुम वहां पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते वक्त बोल रहे हो वो तुम्हें आनी ही चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस अल्टीमेटली चीज इट का याद डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपना रखना। इंटरव्यू यस, कहाँ ले जाते कैसे हैं। दे, हाँ आप अपना इंटरव्यू किस तरह से देना चाहते हो, किस तरह से एंड करना चाहते हो, आपको इंटरव्यू के वक्त क्या बता बोलना है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद किस टाइप का मुंह बाहर लेकर आना है, बुरा कि अच्छा, वो सब आप पे ही डिपेंड करता है। हाँ एंड वन इस मोर थिंग लाइक हाँ जैसे एक कॉमन कॉमन क्वेश्चन है हमारे बीच में कि हाँ द ड्रेसिंग सेंस वी नीड टू हैव ड्यूरिंग एन इंटरव्यू हाँ। सो अब कैन यू इसकी, एनलाइटन अस हाँ इसके दो हैं। अगर पहले तो ऑनलाइन की बात कर लेते हैं, ऑनलाइन में आप बेसिक सिंपल सी बात है, आप कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनो, कॉलेज ओके की ड्रेस पहनो और सिंपल सा उसका अपने कॉलेज का आईडी कार्ड लगा के बैठो, मुफ्त, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और जब आप फिजिकल इंटरव्यू देने जाते हो तब आपको कोशिश करना चाहिए कि आप पूरी तरह से फॉर्मल रहो, आप फॉर्मल शर्ट पैंट पहन कर जाओ जो कि अच्छे कॉम्बिनेशन के हों, बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा लाइट कलर में नहीं जाना, जो हैवी लाइट कलर होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बेसिक लाइट कलर जैसे मैं तो ग्रे कलर का शर्ट पहन कर गया था, और पैंट एक ब्लू कलर का पैंट पहन कर गया था, और जो ब्लेजर था वो भी ब्लू कलर का ही मुझे मिला था, तो जिस वजह से मुझे ब्लू पैंट की ही कमी पड़ रही थी। तो मैं एक पूरा फॉर्मल लुक पहन कर गया था, एक ब्लैक कलर की टाई थी और जूते भी फॉर्मल थे। तो अब ये एक प्लस पॉइंट तो दिखता है कि हाँ बंदा कपड़े में मेहनत करके आया, ये प्लस पॉइंट दिखता है, टीसीएस में तो बिल्कुल दिखता है, सीरियस क्योंकि है। सो फॉर्मल इन मैं द सेंस कि जैसे हम लोग कॉलेज का यूनिफॉर्म भी फॉर्मल है तो हाँ वो एज सच पहन कर जा सकते हो, ओके वो इतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, पर आप अगर वो पहन कर जाते हो हाँ तो वो दिखता तो है, अलग ओके तो दिखता है। हाँ जैसे मैं जब एंटर हुआ था अपने इंटरव्यू के टाइम, तो उसने मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि आप इतना सज सवर के क्यों आए हो। ओके हाँ, हाँ उसने मुझसे यही बोला था, एचआर सर ने यही बोला था कि बेटा आप इतने कपड़े पहनकर क्यों आए हो। मीन्स फर्स्ट इंटरेक्शन हाँ मैटर्स अ लॉट इन एन अच्छा इंटरव्यू होता है, अच्छा होना चाहिए। उसके यस बाद अब ये बोला तो मैं घबरा गया हाँ, कि फिर मैंने बोला कि सर वो कॉलेज वालों ने बोला था कि फॉर्मल्स में आना है, तो वो मुझे फंसाने लगे हाँ, कि अगर कॉलेज वाले नहीं बोलते तो नहीं पहन के आते मतलब तुम। मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, आपका भी जो ईमेल आया था उसमें भी फॉर्मल्स ही लिखा था, हाँ, तो ईमेल में नहीं लिखा होता तो नहीं पहन कर आते तुम, तो वो फंसाने लगे। हाँ, उसके बाद खुद ही बोलते हैं बेटा हम तो मजाक कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये एक पहला इंस्टिंक्ट होता है जो उनने बोला, अच्छा लगता है सुनने में, सामने वाले को कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यस तो आप यस कोशिश करो कि फॉर्मल्स में जाओ, अच्छे फॉर्मल्स में जाओ, सुंदर देखो भाई, क्या ही दिक्कत है, पूरा बन के जाने में क्या मजा आ जाएगा, तुम खुद हाँ। सोचो, यस है ना। वन मोर क्वेश्चन अच्छा भैया, फिर हाँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्या है बाल वगैरह लंबे होते हैं, बड़े होते हाँ हैं, समझ तो गया। ये कुछ तो इम्पैक्ट। देखो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बाल कटवा के जाओ, पर ये भी नहीं बोलूंगा कि खुले करके जाओ, हम्म, ठीक है, बढ़िया बांध के चले जाओ जैसे आपको रखना है, बस आप ठीक दिखने चाहिए हो,
ठीक देखो आप वहाँ पे ऐसा नहीं, एक बेसिक सा जो बंदा होता है, ना ज़्यादा फंकी लोग, ना ज़्यादा एटीट्यूडिस्ट, बेसिक सा लोग, बस आप अच्छे दिख रहे हो सामने से। स्पेशली खुद को अच्छा दिखो पहले तो, खुद के हिसाब से आप अच्छे दिख रहे हो कि नहीं वो आपको खुद पता होता है कि हाँ, मैं ठीक दिख रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। वो ज़रूर ध्यान रखना। बाकी बाल बड़े हैं, छोटे हैं वो मैटर नहीं करते, आप उनको रख के कैसे जा रहे हो वो मैटर करता है। तो ये चीज़ें बस छोटी-छोटी हैं बट हाँ, कहीं न कहीं नोटिस में आ जाती हैं तो ध्यान रखना। So भैया yes, you can have water first. हुँ। यार प्यास बहुत लगती है, क्या करें? बहुत गर्मी है। So भैया मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत से बच्चे एक्सेसरीज पहन के जाते हैं, लाइक आई एम वेयरिंग अ कैप राइट नाउ, तो हाँ, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए कि इट विल बी ओके? कैप तक तो ठीक है, कैप तक तो कोई दिक्कत नहीं होती बट हाथों में रिंग्स वगैरह ज़्यादा पहन के मत जाना, ठीक है? चेन वगैरह गले में पहन के, वैसे भी दिखने वाली नहीं है, आप इतना बंद कर लोगे खुद को, ठीक है? तो ये सब चीज़ों से दूर रहना यार। ब्रेसलेट 3-4 पहन के चले गए, वो सब अच्छा नहीं दिखता। एक वही फिर बा जैसे क्या बोलूँ मैं, एटीट्यूडिस्ट बोल सकते हो, इतनी सारी चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं, आप बेसिक से आदमी दिखकर बनकर जाओ वहाँ पे। There should be some basic etiquettes that we must follow हाँ, in it. एटिकेट्स होने चाहिए आपको। आप इस तरह से देखो ना कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप एक यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप इस तरह से मानो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको 3 लोग बैठ के देख रहे हैं। Yes, yes. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू दो, वो भी तो आपके करियर का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, तो आपको 9 लाख के पैकेज पे लेके जाने वाला है। उसके लिए आप अगर ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हो, तो फिर क्या ही मतलब? सही बात। आप खुद सोचो ना, मैं अपना नहीं बोलूँगा, आप खुद सोचो कि आपको अगर अच्छे कपड़े ही पहनने में दिक्कत हो रही है और आप ऐसा तो है नहीं है कि आप खुद पैसे दे के जा रहे हो, आपको वो पैसे देंगे उस चीज़ के, तो जाओ ना भाई पहन के, क्या दिक्कत है? So one more thing भैया, हाँ, बिफोर यू आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंटेशंस, तो हाँ, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों का क्या होता है, 12th के बाद ईयर गैप होता है, मेरा ड्रॉप भी है। हाँ, तो इज़ देयर एनी कंसर्न, ये चीज़ कुछ इफ़ेक्ट हाँ, करती है? होती है। हाँ, ऐसा नहीं है, कॉलेज के किसी भी प्लेसमेंट में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बस 1 ईयर गैप चल जाएगा। हुँ, 1 से ज़्यादा हो तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत आने लगती है। बट अगर 3 ईयर का है तो आप कुछ कंपनी में नहीं बैठ पाओगे भाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 2 ईयर तक आप बच जाते हो, 3 ईयर में आप फँसने लगते हो कुछ कंपनीज़ में। टीसीएस में आपको रीज़न देना होता है कि आपने ईयर गैप क्यों लिया था रजिस्ट्रेशन के बाद। अच्छा, अच्छा। और वो ईयर गैप अब देखना, जैसे मेरा पहले टीआर का सारा कुछ हो गया, टीआर ने सारे सवाल पूछ लिए, कोडिंग क्वेश्चन बनवा लिया, उसके बाद बोल दिया कि अब आप एमआर पर मूव कर सकते हो। तो एमआर जब आपके एमआर क्या पूछता है आपसे, वो भी आपका रिज्यूमे ही देखता है। वो आपसे ऐसी चीज़ें पूछेगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आपके पापा क्या करते हैं। अगर जैसे आप बोलते हो कि आपके पापा बिज़नेस करते हैं, तो आप क्यों उस लेगेसी को फ़ॉलो नहीं करना चाहते, उसका भी रीज़न आपके पास होना चाहिए। आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? ज़रूरी नहीं ये सवाल एचआर ही पूछेगा, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद आपके 10th-12th में परसेंटेज कैसे हैं, वो पूछता है। अगर उनमें ज़्यादा डिफ़रेंस है, तो ये डिफ़रेंस क्यों है? आपने ड्रॉप क्यों लिया था? हुँ, ड्रॉप ईयर में क्या किया? हुँ, आपके जेईई में परसेंटाइल कैसे आए? तो ये सारी चीज़ें एमआर पूछता है, बेसिक सी आपके बारे में। उसके बाद एचआर वाला आता है राउंड, एचआर वाला आपसे अब ये सारी चीज़ें पूछने के बाद वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूछने को। जैसे एक तो यही हो गया कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो? टीसीएस क्यों जॉइन करना चाहते हो? वाई सबसे टीसीएस? बड़ी बात तो। टीसीएस जॉइन क्यों करना है? टीसीएस का चेयरमैन कौन है? ये भी कभी-कभी सवाल पूछ जाते हैं। I आप mean, टीसीएस questions के related मार्केट के to बारे में company क्या, itself. यस, टीसीएस के मार्केट के बारे में क्या जानते हो? टीसीएस कितनी फैसिलिटीज़ देती है? टीसीएस कहाँ-कहाँ काम कर रही है? टीसीएस के और कौन-कौन से जैसे टीसीएस आईओएन तो आपने सबने सुना है। इसके अलावा भी बहुत सारी है। जैसे टीसीएस टैप है, टीसीएस कम्युनिकेशन सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अभी हमें मॉड्यूल मिला है कि नो योर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। वो जो आप जब जॉइन कर लेते हो या आपको ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद आपको अथॉरिटी मिलती है, उसके अंदर आप कई सारे कोर्स हैं, जैसे हमको मिले हुए हैं, उन कोर्स के अंदर एक कोर्स है नो योर ऑर्गेनाइजेशन का। उसके Okay. अंदर को पूरा टाटा का जो भी फील्ड में वो काम कर रही है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो टीसीएस के ही बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, तो उनके बारे में भी कभी-कभी पूछ लेती है कि टीसीएस कहाँ वो पूछता है एचआर, ये सारे सवाल। उसके बाद बोलता है
कि वो कभी-कभी डराने की कोशिश करता है, जैसे आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी और एग्रीमेंट बनेगा, बॉन्ड मिलेगा, ये सारे वो आपको देखना चाहता है कि आप किस लेवल पे डर जाओगे, आप किस लेवल पे ना कर दो। तो ये भी एक होता है। उसने मुझसे एक तरह से रैपिड फायर राउंड खेला था इन सवालों के बीच कि अ, आपको क्या कहते हैं डे नाइट काम करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, संडे को भी बुलाया जा सकता है, 1 साल का एग्रीमेंट होगा, काम करोगे कि नहीं, घर नहीं जाने को मिलेगा, ज़रूरी नहीं आपको इंदौर मिले। तो बहुत जल्दी-जल्दी ये सारे सवाल पूछ लिया और मुझे सब में येस बोलना था। अगर ओके, मैं कहीं पे अटक जाता तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में चला जाता। तो इस बात का भी ध्यान रखो कि आप उस समय तो किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलो। okay. Yes. One more thing, just like you have mentioned, night shift and the morning हाँ, shift. So हाँ, what actually it is means कंपनी आप पूछती अ, है इसके बारे में नाइट शिफ्ट करेंगे आप हाँ। समथिंग. क्या होता है कि जो सुबह की शिफ्ट होती है वो समथिंग 10 बजे से शुरू होती है या 9 बजे से शुरू होती है और वो 5 बजे, साढ़े 4 5 बजे तक चलती है। Yes. और जो नाइट शिफ्ट होती है वो 6 बजे से शायद शुरू होती है और सुबह के 2-3 बजे तक चलती है शायद। इतना मुझे ध्यान से याद नहीं है क्योंकि अभी तक Okay. टाइमिंग का ही पता नहीं चला उसका। Okay. बट होता इतना ही लेट है। Okay. तो आप अगर नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं, तो काम करिए, कोई मना नहीं है आपको। बट मैं तो उस समय तो बोलना पड़ता है कि हाँ, यस सर, हाँ हूँ मैं। बट Okay. अगर आप देखो स्टार्टिंग में तो आपको उनके सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। अगर आप किसी कंपनी में स्टार्ट करते हो तो आपको वो जैसा बोले आपको वैसा करना पड़ेगा। आप जब थोड़े उसमें ओल्ड हो जाओ, 1 साल काम कर लो, एक्सपीरियंस हो जाओ, फिर आप थोड़ा बहुत अपने टाइम को फिक्स करवा सकते हो। वैसे भी फिक्स ही रहता है। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो आप पे इतना बर्डन नहीं डालती जो बाकी कंपनियाँ डालती हैं। देखा होगा अभी तक एक भी ऐसा कोई केस नहीं आया जहाँ पे टीसीएस का कोई बंदा प्रेशर की वजह से, काम के प्रेशर की वजह से उसने कोई गलत कदम उठाया। Yes. Yes. मैंने बाकी लगभग सारी कंपनियों का ये सुन लिया है बट टीसीएस ऐसा नहीं करती। इतना लोड तो नहीं देती वो। अगर और उसकी सबसे अच्छी बात है कि आप पर अगर कोई प्रोजेक्ट अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी आपको निकालती नहीं है। Okay. तो इससे बड़ा प्लस पॉइंट टीसीएस का कुछ नहीं होता इस क्योंकि आप अपने कंपनी में काम करते-करते आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि वो आपको निकाल देगी। Hmm. उसके साथ आप अपनी किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हो या इसी फील्ड में आपको आगे जाना हो तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा, जब तक आप पे प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा तो बर्डन आता है, आपको प्रोजेक्ट की डेडलाइन तो मिलेगी मिलेगी। उतना तो हर कंपनी में होगा, बट बाकी कंपनियों से तो बहुत अच्छा है इस मामले में। And one also, like you have mentioned about 10th 12th marks, and also हाँ। what about CGPA? Generally there is a अ, question among us कि CGPA कितनी होनी चाहिए. सीजीपीए देखो, सीजीपीए ना 7.5 से ऊपर ही रखना, तो आप सारी कंपनियों के लिए एलिजिबल हो गए। कुछ 1-2 कंपनियाँ हैं जो 8 सीजीपीए माँगेंगी, इनके अलावा कोई कंपनी नहीं माँगती। टीसीएस तो शायद 6 या 7 ही कुछ माँगी थी, Okay. तो इससे ज़्यादा सीजीपीए का मैटर नहीं करता, बट 7.5 से कम है, तो फिर थोड़ा बहुत कहीं न कहीं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। 6th सेमेस्टर तक आपकी सीजीपीए 7.5 से ऊपर हो, इसका ध्यान रखना। Okay. हाँ। And also does it matter 10th and 12th marks? यस, कॉलेज के प्लेसमेंट में करता है। कॉलेज के प्लेसमेंट में हर वक़्त हर कंपनी आपसे पूछेगी कि 10th 12th में आपके मार्क्स 60 या फिर कुछ कंपनियाँ 70% से ऊपर बोलती हैं, आपको फॉर्म भरने ही नहीं दिया जाएगा। Okay. फॉर्म भरने ही नहीं मिलेगा अगर आपकी इससे कम है तो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे मुझे ही नहीं मिला था, मुझे कार वाले का फॉर्म कार वाले भी शायद पता नहीं हाँ, एक कंपनी तो थी स्टार्टिंग में जो आई थी जिसका फॉर्म मुझे भरने नहीं मिला था क्योंकि 10th में मेरे 72 थे, बट 12th में मेरे 93 थे। तो 10th का जो एक होता है ना वो दिक्कत दिया था, Okay. तो उस चीज़ का ध्यान रखना। So it is like we can't actually change, but yeah, it हाँ, is आप what it तो is. वो तुम We have to चेंज face तो the कर नहीं consequences. सकते। हाँ, तुम चेंज तो नहीं कर सकते बट जितनी कंपनियों में बैठने मिले, वो भी बहुत है अगर तुम्हारी परसेंटेज कम है तो। Also कुछ yeah, कंपनियाँ होती हैं yes, yes, हाँ, कुछ कंपनियाँ होती हैं जो 10th-12th नहीं माँगती, सिर्फ सीजीपीए माँगती हैं, तो उस पे भी ध्यान देना। उस पर तो तुम ध्यान दे सकते हो अभी तो उस पर yes, तो दो। yes. Also, one tip you would like to give to us and the all juniors who are watching, who will watch. देखो
पहले तो फिक्स कर लो कि जैसे थर्ड ईयर तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है, तो आप फिक्स कर लो कि तुम्हें अगर कॉलेज प्लेसमेंट लेनी है तो अभी कुछ भी और काम कर रहे हो उसको थोड़ा साइड में करके इस पर ध्यान दो। सबसे पहले एप्टीट्यूड उठाओ, बेसिक सा एप्टीट्यूड सारा पढ़ लो, बेसिक से क्वेश्चन सारे कर लो। इसके बाद उसी के साथ, अलग से नहीं, उसी के साथ तुम इंग्लिश पर भी ध्यान दो। धीरे धीरे इंग्लिश पर ध्यान दो, इस तरह से कि आप कोई 2 लोग आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो। ट्राई करो, थोड़ा अजीब लगता है बट ट्राई तो करना पड़ेगा, वरना बाद में बहुत दिक्कत आती है, स्पेशली इंटरव्यू के वक्त बहुत दिक्कत आती है। इसके बाद आपकी कोडिंग आपकी पहले से ही चल रही होगी। अगर कोई नया, अगर थर्ड ईयर में ही शुरू किया है तो वो एक लैंग्वेज उठा ले, उसको अच्छे से कर ले, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा। उसमें सारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, और जितने भी सारे स्ट्रिंग, एरे, स्टैक और लिंक लिस्ट, इतना, इसके आगे जाने की हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। लिंक लिस्ट तक इतना ही डेटा स्ट्रक्चर तुम अच्छे से कर लो। मेनली कंपनी का जो कोडिंग क्वेश्चन आता है वो इन्हीं से आता है, बहुत कम चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन ट्री ग्राफ पे जाए। ओके। तो आप इतना कर लो तो आपका कोडिंग राउंड तो निकल जाएगा, बट अच्छे से करना। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए, एक आपकी फील्ड का, अगर आप सीएस से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके दोनों उसी फील्ड के होंगे। अगर आप मेरी फील्ड से या किसी और फील्ड से हैं तो एक प्रोजेक्ट कृपया कर अपनी फील्ड का रखें, ताकि वहाँ पर आपको वो इंटरव्यूअर सेल्फ डाउट में ना डाल दे कि आप जब अपनी ही फील्ड में कुछ नहीं कर पाए तो इस फील्ड में क्या कर लोगे। ये एक सवाल उठता है कि आपने जब जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने चूज करी, जब आप अपने चूज करी हुई फील्ड में कुछ नहीं कर पाए तो इस फील्ड में क्या कर लोगे, इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं होता। तो एक आपके पास आपकी फील्ड का दिखाने का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और एक आप अपनी सॉफ्टवेयर फील्ड का डाल दो, तो आपका ये रिज्यूमे हो गया प्रोजेक्ट के लिए। बाकी आप सॉफ्ट स्किल जो भी डालना हो, जैसे लीडरशिप हो गया, और इसके बाद कम्युनिकेशन हो गया, जितनी भी सॉफ्ट स्किल आप डालना चाहो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट राइटिंग करते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग भी डालते हैं, कुछ ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो भी डालते हैं। तो ये सब अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं सॉफ्ट स्किल्स के लिए। इसके बाद आपको उसके साथ आपका कोर्स वर्क भी डालना चाहिए कि आपने अपने बीटेक में क्या क्या पढ़ा ध्यान से। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सीएस वाले लिख सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हम हमारे कोर्स वर्क में लिखते हैं। क्या है, वो पढ़ने में आता है ना, तो सामने वाला उससे सवाल पूछे तो अपन को जवाब आता है, अपन दे सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है कि आप रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हो वो आपको आता है। बस आप सर्टिफिकेट डालो तो सर्टिफिकेट आप वही लिखाएं जो आपको आते हैं। आप कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट ना लगाएं जो आपने बस कर लिया था, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मैंने जो सर्टिफिकेट पहले किए थे कि C++ विद IoT, एक ये सर्टिफिकेट डाला था, और एक शायद सी का अकेला था, वो डाला था। इसके अलावा मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं डाले। अब कुछ लोग सेल्स फोर्स का और इन सब का सर्टिफिकेट डाल तो देते हैं बट आता उन्हें कुछ नहीं है, और उधर सवाल उठ जाते हैं तो फिर मुंह बन जाता है। तो इस बात का याद रखो कि तुम जो भी सर्टिफिकेट डालो तुम्हें वो सर्टिफिकेट के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो भैया कैन बी एट द NPTEL सर्टिफिकेट? अरे बिल्कुल, NPTEL का सर्टिफिकेट डालो, अच्छी बात है। बस जो भी टॉपिक पे तुमने सर्टिफिकेट किया है उसके बारे में तुम्हें सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम NPTEL का सर्टिफिकेट डाल रहे हो, वहां पे जो पढ़ाने वाला बंदा है वो तुम्हें पूरा डिटेल में ही पढ़ाता है, कोई भी चीज पढ़ाता है। ये याद रखना। तो अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो तुम्हें डिटेल में भी पूछ सकता है उस टॉपिक के ऊपर, है ना। तो सर्टिफिकेट तुम्हें वही डालने हैं जिसके बारे में तुम्हें डिटेल में पता हो। और फिर हाँ, इज देयर अ लैंग्वेज बेनिफिट कि बहुत से लोग जावा में कोडिंग करते हैं, पाइथन में करते हैं? देखो यस, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे भैया आपने बोला कोई एक लैंग्वेज को फोकस करना चाहिए हमें। हाँ, कुछ कंपनीज आई गेस होती है जो स्पेसिफिकली मांगती है कि ये लैंग्वेज में मांगती है। आनी चाहिए। देखो इस समय अपने कॉलेज में सिर्फ एक ही कंपनी है, कॉग्निजेंट, शायद कॉग्निजेंट ही है, जो क्लस्टर्स चूज करवाती है। एक क्लस्टर जावा का था, एक पाइथन का, और एक सी शार्प का। तो अपन सी शार्प को अलग कर देते हैं, अभी जावा पाइथन पे बात करते हैं। तो C++ जो है वो आपको बहुत ही कम काम आएगी,
पर एक बात ये भी याद रखना कि आपको कोड लिखने में C++ से आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगी। आपको सबसे आसान कोड लिखना C++ और पाइथन में ही पड़ेगा। इन दोनों लैंग्वेज में जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, सबसे बड़ी बात। बट आप अगर इंडस्ट्रियल रेडी होना चाहते हो तो आपको जावा और पाइथन आनी चाहिए, क्योंकि अब हमें भी जावा का ही कोर्स मिला। अब जब TCS का जो कोर्स है उसमें जावा का ही कोर्स मिला है, तो हमें जावा का ही कोर्स करना पड़ रहा है। मैंने C++ की पढ़ी है, जावा का मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं जावा स्टार्टिंग से शुरू करूँगा। बट हाँ, कम टाइम लगेगा। बट अगर अभी कोई बंदा अगर फर्स्ट ईयर का देख रहा हो तो वो प्लीज़ पहले तो थोड़ा बहुत C लैंग्वेज पढ़ो, बेसिक कोडिंग जान लो कि कोडिंग होती क्या है। उसके बाद C++ अगर पढ़ना हो तो ज़्यादा टाइम ना लगाना उसमें, उतना ही पढ़ना जितना काम का लगे तुम्हें, ताकि जावा सीखने वक्त दिक्कत ना आए। C++ तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बना देती है कोडिंग में। ये मैंने देखा है कि C++ में जो कोड लिखते वक्त आपको दिखता है ना, वो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो फिर आपको दूसरी लैंग्वेज में स्विच करने में टाइम नहीं लगता। अब जैसे मुझे जावा में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मुझे ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है। तो अगर शुरुआत कर रहे हो कोई तो हाँ, और एक बात और कि डायरेक्ट डेवलपमेंट और इन सब में मत घुसना। पहले कोडिंग पे ध्यान देना, उसके बाद जब आपको कोडिंग अच्छे से आने लगे कोई भी लैंग्वेज में, उसके बाद DSA करना। ये नहीं कि आप पहले डेवलपमेंट में चले गए, पहले DSA करना। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का कोई देख रहा है, क्योंकि उसके पास अभी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। थर्ड ईयर वालों के पास तो अब सीधा बात है कि जितना मैंने बता दिया, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो 4 एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यू अगर पढ़ना चाहता है तो ये 4-5 डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ ले। सारी सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये एल्गोरिदम अच्छे से देख ले। लब बब्बर की वीडियो देखकर अच्छे से समझ आ जाता है, वो सारी वीडियोस देख ले। सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरव्यू बिट से पढ़ ले, ताकि उसे वहाँ पे डाउट ना हो। ये सारी चीज़ें बहुत इतना कर लोगे तो हाँ, एटलीस्ट आपको इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी आ सकती है अगर आपकी किस्मत खराब है, अगर वो चला गया इंटरव्यूअर डीप में, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ पे प्यार से सॉरी बोलकर अपना लेवल नीचे करा सकते हो इंटरव्यू का, तो वो फिर अपने नॉर्मल क्वेश्चन पर आ जाता है। ये नहीं कि वो वहीं अटका रहेगा, आपको वो नॉर्मल क्वेश्चन पे वापस ले आएगा। वो हाई लेवल क्वेश्चन पे भी तभी जाएगा जब आप ज्यादा कर दोगे, आप अपनी तरफ से कुछ ज्यादा बड़ा बता दोगे, वो तभी उस लेवल पे जाएगा। तो कोई फर्स्ट सेकंड ईयर वाला देख रहा है तो वो यही करे मेरे हिसाब से। तो बढ़िया क्लब्स ज्वाइन करो, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को एनहेंस करो, वो तुम्हें बाद में बहुत काम आएंगी। थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड पर ध्यान देते रहो। अगर किसी का गेट करने का मन है फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो वो गेट पे अच्छे से ध्यान दे, अपने कोर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, किसी एरे गहरे से ना पढ़े, वरना वो बाद में तुमको बहुत दिक्कत देंगे। हाँ, तो भैया जैसे कि आप प्लेसमेंट ही बता रहे थे, तो अटेंडेंस मैटर करती है क्या कैंपस प्लेसमेंट में? इस 75% होनी चाहिए, 60% होनी कैंपस चाहिए? प्लेसमेंट में तो बिल्कुल नहीं करती। नहीं करती है? आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आप वो CGPA पे है ना। आप देख अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी नहीं है तो आपके सेशनल खराब हो गए। हाँ। सेशनल खराब हो गए तो CGPA पे अफेक्ट डालते हैं, है ना। तो अगर आपकी CGPA ठीक है तो अटेंडेंस भाड़ में गई, सीधा वो है। जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, मैं ना 5th सेमेस्टर से कॉलेज ढंग से नहीं गया था। अच्छा। 4th से ही बोल सकता है, मैंने कॉलेज जाना बहुत कम कर दिया था, बहुत ही कम कर दिया था। बट हाँ, मैं थोड़ा बहुत चला जाता था, बट बहुत कम कर दिया था, क्योंकि गेट का पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता था। हाँ, थोड़े सेशनल बुरे मिले थे, बट हाँ बाकी CGPA अपन ने अच्छी कर ली थी, क्योंकि कोर सब्जेक्ट वहाँ पर अपन को काम आ जाते हैं ना। हाँ। तो जिस वजह से मेरे वहाँ पर नंबर अच्छे आ गए थे। तो तब हाँ, बट जो 4th 5th सेमेस्टर है उनमें मेरी CGPA भी सबसे कम आई थी। सबसे पहले 9, 9.5, फिर 8.3 आई थी, फिर 8.1 आई थी, उसके बाद दोनों में 7.5 आ गई, फिर दोबारा से बढ़ी। तो ये होता है कि आप वो सेशनल का फर्क पड़ जाता है यार, ये चीज रहती है। बट हाँ, इतनी दिक्कत नहीं आती है आपको। प्लेसमेंट में तो कोई नहीं पूछने वाला कि आपकी कितनी प्लेसमेंट, कितनी अटेंडेंस है। बस कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक सवाल आता है HR वाला कि कॉलेज लाइफ को इंट्रोड्यूस करो अपनी कुछ शब्दों में। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कॉलेज में क्या किए, आपका कॉलेज के कुछ ऐसे इंसिडेंट बताओ जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, है ना। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अपनी जर्नी बताओ। जैसे मेरे से ये सवाल पूछा गया था कि
आपकी जर्नी में, ये नहीं कॉलेज जर्नी में नहीं, आपकी अभी तक की जर्नी में आपका कुछ जो सबसे टफ मोमेंट रहे लाइफ में, वो कौन-कौन से थे? तो मैंने बताया था कि मैं जब यहाँ 11th में भोपाल आया था, तो मेरी बहुत बुरी हालत थी। हर एरिया में मेरी बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि मुझे यहाँ रूम लेके रहना था मेरे भाई के साथ, और खाना बनाने की दिक्कत, और फिर मुझे कोचिंग भी जाना है, पढ़ना भी है, और फिर स्कूल भी जाना है। तो मैं हर जगह से परेशान सा हो गया था, तो वो बहुत बुरा टाइम था। वो ईयर ही बहुत बेकार था मेरे लिए। मैं 11 में पढ़ भी नहीं पाया था बिल्कुल। तो ये सारे सवाल उठते हैं, ये एचआर पूछता है कि आप इनके जवाब कैसे दे पा रहे हो, और इनके साथ आपको ये भी बताना होता है कि आपने इनको टैकल कैसे किया। तो वो मेन चीज़ यही होती है कि वो टैकल वाला पॉइंट आपने क्या बोला, वो उसको सुनता है ध्यान से कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है ना? तो वो सब कुछ आपको बोलने पे मैटर करता है। तो अब ये बोलने वाली हो गई सॉफ्ट स्किल, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। मैं थ अब ये चीज़ 3rd ईयर में आके तो हो नहीं सकती। एकदम से नहीं कर सकते आप इसको। आपको एटलीस्ट 1 महीना, 1.5 महीना तो देना होगा। यस। तो वो हो सकता है, लेकिन आप अगर करना, कोई इच्छा है आपकी करना चाहे तो कर सकते हो। बट सॉफ्ट स्किल बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा, कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है। सो So भैया, भैया, before we were talking about Ninja Digital Prime, हाँ, तो आप बता सकते हैं जो अपग्रेडेशन भी होते हैं, सुनने में आया है हाँ। बीच में, इसके तो बारे अब अभी हमें मेल आया हुआ है में? कि उसमें अपग्रेडेशन के लिए लिखा हुआ है कि निंजा वाले डिजिटल के लिए और डिजिटल वाले प्राइम रोल के लिए अपग्रेडेशन टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट की अभी डेट नहीं आई है, बस ये बोला गया है कि 15 मार्च के बाद होगा। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता। अच्छा। तो अभी इतनी ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। जो बेसिक जो पढ़ा हुआ था पहले का, वही रिवाइज कर रहा हूँ मैं तो। बाकी ये भी है कि बहुत रेयर चांस होता है कि कोई डिजिटल से प्राइम चला जाए। वो जो मेनली अपग्रेडेशन होता है, वो निंजा टू डिजिटल के लिए होता है। वो भी किसी कुछ लकी पर्सन्स के लिए, जिनका नंबर अगर आ जाए तो। क्योंकि इतना इजीली अपग्रेडेशन हो जाना टफ तो रहता है। जैसे अभी कॉग्निजेंट नहीं, इन्फोसिस का, इन्फोसिस का अपग्रेडेशन टेस्ट हुआ था, वो 3 लाख से सीधा 9 लाख पे शिफ्ट कर गई। तो कुछ सीएस के बंदे उसमें हो गए अपग्रेड, कुछ एआईएमएल के भी हो गए। तो अगर ये मत सोचना कि इन्फोसिस 3 लाख पे या 3.3 लाख पे आई है तो मैं उसको छोड़ दूँ, ठीक है? अगर आप इस चीज़ का याद रखना कि बाद में वो अपग्रेडेशन टेस्ट भी करवाती है। हाँ, बट उसमें चांसेस लगभग 10% ही होते हैं। आपकी किस्मत है तो हो जाएगा, वे जस्ट यू हैव ठीक है? टॉक्ड अबाउट द लक फैक्टर। सो यस, जानना उसमें चाहूँगा पूरा मैं, लक क्या फैक्टर था। लक फैक्टर मैटर करता है पूरे? बहुत ज़्यादा करता है यार, मेरे रूममेट से पूछो ना लक फैक्टर क्या होता है। मैं लक फैक्टर के बारे में जितना बोलोगे उतना कम है। आप 30 लोग कितने 20 इंटरव्यू पैनल मान लो बने, ठीक है? 20 इंटरव्यू पैनल टीसीएस के बने। अब कुछ इंटरव्यू पैनल बहुत खड़ूस होंगे, कुछ अच्छे होंगे। मुझे अच्छा वाला मिला, तो वो एक किस्मत का भी खेल होता है कि सामने वाला बंदा कितना पीसफुल है, कितना काम है, आपसे शांति से सवाल पूछ रहा है। कोई अगर हो गया, वो आपको परेशानी करना चाहता है, फँसाना ही चाहता है, वो पूछेगा फिर उल्टे-सीधे सवाल, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो भी किस्मत का फैक्टर है, और बहुत बड़ा फैक्टर है किस्मत का। ये चीज़ें तो करती हैं यार मैटर। सो लक प्लेस आप लक लक एक Luck plays फैक्टर an तो important होता important है। role. role in our हाँ, बस placements. ये है, हाँ, ये है कि आप उसी के बल भरोसे बैठे हो, लक के भरोसे, तो वो भी बेकार है। आपको अपनी मेहनत भी आनी करनी चाहिए। Yes. Luck plus हाँ, skills लक, actually वही, what matters. लक लक तो आपको आपकी जगह पहुँचा देगा, बट बोलना तो आप ही को पड़ेगा ना Yes. वहाँ पर। लक तो आपको जैसे आपकी मनपसंद जगह पे पहुँचा दिया, मनपसंद इंटरव्यूअर के पास आप चले गए, बट उसके बाद आप तो बोलो, आप Yes. तो बताओ, आपको अपनी स्किल्स तो बतानी पड़ेंगी ना, Yes. तो ये होता है। So yes, Aniket, do you have any questions? Because I am done with my questions. So yes. So what are your current roles, और आपसे क्या कंपनी चाह रही है अभी एज ऑफ अभी करेंट? अभी तो देखो, मेरे से ना इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू के वक्त ये भी बोला था कि अगर हम आपको आईओटी की फील्ड में काम करवाना चाहें तो आप करेंगे। मैंने बोला क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी फील्ड भी इसी है, मुझे आईओटी में वर्क करने में दिक्कत भी नहीं होगी। पर अभी उस चीज़ का पता नहीं, उनने ऐसा ग्रांटेड बोला था कि ऐसा सीरियस नोट बोला था, बट हाँ, उन्होंने बोला ज़रूर था। अभी मेरा रोल है सिस्टम इंजीनियर का,
ओके। इसके बारे में मेरे को जितना पता चला कि पहले तो आपकी ट्रेनिंग होगी, जैसा मैंने एक सीनियर भैया से पूछा था, तो वो कह रहे थे कि आपकी ट्रेनिंग होगी। अभी उनसे मेरी अच्छे से बात हो नहीं पाई थी क्योंकि वो थोड़े बिज़ी थे। तो उनने इतना बोला कि ट्रेनिंग होगी। उनकी ट्रेनिंग कोलकाता में हुई थी, वो भी अपने कॉलेज के पास आउट हैं। मेरे सुपर सीनियर मेरे सुपर सीनियर अपने ही हॉस्टल के, तो उनने क्या कहते हैं, बाहर से जो एनक्यूटी होती है वो दी थी, उसमें वो टीसीएस डिजिटल में इसी रोल पर प्लेस हुए थे। तो उनकी ट्रेनिंग कोलकाता में हुई, उसके बाद वो 2-3 महीने बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इंदौर प्लेस्ड हो गए। ओके। तो ये होता है। इसके बाद इसमें जो बेसिक पूरा पे होता है समथिंग अराउंड 50,000 इन हैंड आएगा। बाकी आपका एमिनिटीज में चला जाएगा, जैसे खाना पीना ये सब में। ओके। एंड वन मोर थिंग भैया, जैसे कि हाँ आजकल एक हॉट टॉपिक बहुत चला हुआ है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई। सो अब- स्किल्स की बात हम लोग कर ही रहते हैं, तो क्या हाँ वो एज ए स्किल हम लोग देख सकते हैं, हम लोग रेज्यूमे में ऐड करें उसे? एक होता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये फील्ड, तो क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। देखो एआई तो, अब देखो कोई कोई तो ये बोलता है कि 2027 आने आने तक ये जो पूरी आईटी फील्ड है वो एआई के उसमें चली जाएगी, हाथों में चली जाएगी। बट ये होगा कि नहीं होगा मैं तो नहीं मानता अभी, उस टाइम ही देखेंगे ना। बट हाँ ये है कि एआई तुम्हें बहुत हेल्प करती है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसका सर्टिफिकेशन लगाते हो। जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ना उसका फ्री सर्टिफिकेशन भी कराती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप अच्छे से करते हो, अच्छे से भी नहीं ठीक ठाक तरीके से भी करते हो ना, वो आपको बहुत हेल्प करती है। जैसे कई सारे एआई एप्स जैसे परप्लेक्सिटी हो गया और क्लॉड एआई हो गया, कर्सर एआई हो गया, ये चीज़ें अगर आप पहले से कोडर हो और अगर आप इनके अंदर कोडिंग करते हो ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ओके। ज़्यादा हेल्प मिलती है पहले से तो बहुत ज़्यादा। और चैट जीपीटी तो फिर है ही। यस। और अभी जो डीप सीक आया था वो तो थोड़ा स्लो चलता है, भले वो काम उसका रिजल्ट अच्छा है बट वो चलता स्लो है, तो उसको कोई अब यूज़ क्यों करेगा? स्लो चीज़ों को इस्तेमाल करने का मतलब ही नहीं है, इसलिए यस। फिर अपन चैट जीपीटी पर वापस आ गए। वरना डीप सीक अभी तक बहुत कुछ एक्वायर कर लेता, बट अभी तो उसका नाम बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, जैसा अपन देख पा रहे हैं, यस। तो वो भी होता है। तो हाँ, है तो बहुत अच्छी चीज़। अगर आप जो लगाते हो उसको कि मैंने कुछ जनरेटिव एआई में या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कुछ किया है, कुछ किया ना किया हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कोई प्रोजेक्ट को आप जेमिनी से इंटीग्रेट कर रहे हो, चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वो एक प्लस पॉइंट ही है, बुरा नहीं है। आगे ओके। कंपनी भी तो तुमसे जनरेटिव एआई में काम करवा सकती है। यस। यस। ज़रूरी नहीं, उन्हें भी तो आगे चल के दूसरी कंपनियों के साथ कम्पीट करना है, तो अगर दूसरी कंपनी उस फील्ड में करेगी तो तुमसे भी तो करना होगा, तुम्हें भी तो करना होगा। तुम्हारी कंपनी ओके। भी तुमसे करवाएगी उस फील्ड यस। में, अगर तो तुम्हें अगर उसमें आता है, तो तुम्हारा प्लस पॉइंट ही है वो। यस। सो इट बिल्कुल इज़ ए करना स्किल चाहिए। विच विल अल्टीमेटली हमें फ़ायदा एनहांस देगा। योर रिज्यूमे। यस। यस, यस। तुम्हें अपने रिज्यूमे में बहुत हेल्प करेगा। अच्छी बात है, अगर जोड़ रहे हो तो अच्छी बात है। ओके। और उसको अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक-बेसिक पढ़ लिया। आपको जितना हो सके उतने ज़्यादा एआई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आना चाहिए। ओके। वो बहुत प्लस पॉइंट देगा आपको बाद में। यस। सो भैया, जैसा कि अभी तो करेंटली आप प्लेस्ड ऑफर लेटर भी आ चुका है, हाँ। लेकिन आप जैसा हमने डिस्कस किया कि आप एक्चुअली गेट का कर रहे थे प्रिपरेशन। हाँ, मैं सो अभी व्हाट भी नेक्स्ट फॉर आगे यू? चल के भी उसकी प्रिपरेशन करूँगा, मैं छोड़ना नहीं चाहता। यस। छोड़ने का मन भी नहीं है क्योंकि गेट बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या होता है कि कॉलेज में ना आपको कोई बताता नहीं है। कॉलेज में सब आपको खुद देखना पड़ता है। बस ये मुझे कॉलेज प्रोफ़ेसर्स की मुझे बस एक ही बात बुरी लगी मेरी ये इतनी इंजीनियरिंग जर्नी में, कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते बताना। तुम ही बताओ, तुम 6th सेमेस्टर में आ गए हो, तुमसे किसी भी प्रोफ़ेसर ने गेट का करने का बोला या उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो बताए? कोई नहीं बताता ही नहीं है। वही तो दिक्कत है। यस। मेरी फील्ड में, ईसी की फील्ड में अगर आप एमटेक करते हो या एमएस करते हो अच्छी जगह से, तो आप 50-50 लाख तक के पैकेज उठा सकते हो, वो भी इंडिया में रहकर। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बट हमें इस चीज़ के बारे में कोई बताता नहीं है, ठीक है? तो ये एक दिक्कत होती है। मैं इस साल का नहीं, मैं इससे प्रीवियस ईयर का बता रहा हूँ। जो गेट का टॉपर था मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड का, वो ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब करता है। ओके। वो एआईआर 1 लाया। तो ये एक, अब उसको ऐसे तो नहीं होगा कि उसने ऐसे ही एआईआर 1 ला दिया, उसके पास एक्सपीरियंस आया, यस। उसने गेट देना बंद नहीं किया। वो एआईआर 1 लाने के बाद एक अच्छे कॉलेज से एमटेक करके एक अच्छी जगह प्लेस हो सकता है। तो एक ये बेनिफिट बहुत अच्छा होता है कि आप गेट करो।
गेट की तैयारी करो। और स्पेशली एक अभी जो उसमें डीएस की फील्ड जो आई है डेटा साइंटिस्ट की, वो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। वैसे तो जो मेरी फील्ड है वो आगे जैसा कि सुनने में आ रहा है और जैसे कि लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2027 तक इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड का बूम आ जाएगा। उस टाइम Yes, due to सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज semiconductors. बूम Yes, पर होगी। yes, तो मेरी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे चलकर। अगर कोई गेट का करने का सोच रहा है तो वो बहुत अच्छा सोच रहा है, छोड़े ना। मैं खुद भी नहीं छोड़ने वाला। yes, उसको साइड हसल्स की तरह आप बढ़ा सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को आप बढ़ा सकते हो। अब आप ये मत सोचो कि आपकी जॉब लग गई है। हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे आगे भी इसी फील्ड में जाना है, तो फिर आप भाई एडवांस डीएसए पे जा सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। वेब डेवलपमेंट आ गया, अब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखो, या आपको जो मन है वो सीखो इस फील्ड में। जिस टाइप की जॉब्स आ रही हैं आप उस टाइप की चीज़ें सीखो। प्रोडक्ट एनालिस्ट क्या करता है आप उसके बारे में पढ़ो, उसकी जॉब्स आती हैं, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है तो आप बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई कर सकते हो। तो आपका जल्दी चांस होता है नाम आने का। एज ए इंटरव्यूअर आपको जल्द इंटरव्यू मिल जाता है जल्दी। बट आप जब फ्रेशर होते हो तब आपको बहुत दिक्कत होती है कि आपको बाहर से प्लेसमेंट के लिए इससे मौके नहीं मिलते। yes, तो यहाँ से आप प्लेसमेंट ले लो अगर आपको मिल रही है तो, और करो अपनी तैयारी। अब देखो टाइम तो खुद ही निकालना पड़ेगा। टाइम का एक बैरियर रहता है, बट टाइम आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। आपकी लाइफ है, आपका टाइम है, आप जैसे निकाल सको। अगर गेट करना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, भयंकर तैयारी करो। आपके पास टाइम ही टाइम है। मेरे हिसाब से एक गेट के लिए आप दिन के 4 घंटे भी देते हो तो सफिशियंट है, अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो। अगर आप 4 घंटे भी दे रहे हो तो आपका गेट अच्छे से निकल सकता है। बट तैयारी ऐसी करनी है वो 4 घंटे में आप टाइम पास बिल्कुल ना करो yeah. बस। So तो that is गेट आसानी से निकल जाएगा। yes. So more you give today, you will get the more tomorrow. वहाँ बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। तो आप अगले दिन आपको बेनिफिट उसका मिलेगा ही। मैं सिर्फ गेट की बात क्यों करूँ, देखो मैं जितनी भी कोर ब्रांच होती है उनका एक आईईएस एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। वो बहुत अच्छा एग्जाम है, उसके Okay, बारे में कौन ही बात करता है, कोई बात ही नहीं करता। वो एग्जाम अगर आप क्रैक करते हो तो आप कलेक्टर के साथ खड़े रहने की पोजीशन बनाते हो। okay, वो कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं होती है, बहुत बड़ी फील्ड होती है। आपके पास डायरेक्ट प्रोजेक्ट के, आप किसी प्रोजेक्ट पर साइन करोगे तभी वो प्रोजेक्ट रेडी होने के लिए जाएगा। आप इतनी बड़ी पोजीशन को एक्वायर कर लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि फील्ड नहीं है, बस आप ये है कि ध्यान ही नहीं देते। अगर अब देखना, जैसे अपने ही कॉलेज में बहुत सारे लोग प्लेसमेंट 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 बस, वो एक रेस लगी हुई है। yes, उन्हें करना नहीं है फिर भी रेस लगी हुई yes, है ना। अब जैसे कुछ होंगे, अब ये मिल गया बस रुक गए, ये मिल गया और रुक गए। yes, वो ठीक नहीं होता। आप अपना गोल तो याद रखो कि आपने सोचा क्या था। yes, जैसे मैंने भी तो मेहनत की है गेट पे, मैं उसको भूल कैसे जाऊं यार, मुझे करना तो वो पड़ेगा ही yes, आगे चल yes, के। ठीक है, तो अपनी फील्ड मत भूलो। बहुत सारे एग्जाम होते हैं यार देने को, तो दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपके पास ये तो है कि आपको घर से पैसे नहीं मांगने, अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं मांगले, आप समय भी उनसे थोड़ी मांगोगे। yes, वो समय भी दे दो हमको, है ना। समय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम है, निकालो कैसे भी, रात को 12 बजे उठकर पढ़ो। yes, वो तो खुद ही करना पड़ेगा यार। तो भैया इसका हाँ, बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने से ही मास्टर्स करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो टीसीएस में कुछ ऐसा? एक नहीं, टीसीएस में ऐसा है कि नहीं मुझे अभी तक तो पता नहीं चला। एक अकेली कंपनी आई थी जो कि अपना 2 लाख पैकेज कम करके आई थी इस बार। पहले 6.5 पर आती थी, इस बार 4.5 पर आई थी। वो मास्टर्स करा देती है 2 साल में, साथ में आप उस कंपनी में काम भी करते हो। अच्छा, ऐसा होता है। उस कंपनी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, मैं एलिजिबल नहीं था उसका फॉर्म भरने के लिए। कार वाली? नहीं, कार वाले नहीं थी, वो कुछ one और of नाम them था। was the SAP Labs, I guess. सेप लैब्स, हाँ शायद सेप लैब्स ही थी। जो अकेला वही कंपनी थी वो जो मास्टर्स करवा रही थी, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं आई थी जो मास्टर्स करवा रही थी। Yes, तो ये मास्टर्स होने के बाद पैकेज में कोई हाइप आती है? हाँ, आती है, ऑब्वियस सी बात है। आप चले जाओगे हाई पैकेज पे चले जाओगे। बस ये देखो क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने ऐसे रीजन के लिए उस कंपनी को छोड़ दिया या आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर गए, तब बहुत कम चांस होता है कि आप उस कंपनी में दोबारा जा पाओ। okay, ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। मेरे दोस्त का भाई जो है वो शायद आईआईटी के किसी कॉलेज में था। वो शायद एसेंचर में बैठा था या किसी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठा था। उसका प्लेसमेंट हो गया था 45 lakhs में।
अच्छा हाँ, बट उनने उसके बाद वो कंपनी ज्वाइन कर ली, आधे 6-7 महीने काम किया और उसके बाद वो एमएस करने बाहर चले गए। तो वो कंपनी छोड़ दी उस समय। फिर एमएस करते वक्त जब वो एमएस किया था कि एमटेक मुझे याद नहीं, बट उस समय जब उसका एमएस का या एमटेक का प्लेसमेंट आया तो वो कंपनी वहां दोबारा आई। ठीक है, तो अब वो कंपनी की प्रोफाइल उनके पास पहले से थी, तो उनसे पूछा गया कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी, अगर आप 2 साल हमारे यहाँ काम करते हैं, क्योंकि अब वो कंपनी शायद 55 या 60 लाख पे आ गई थी। ठीक है, तो पैकेज हाइक तो हो गया, बट इंटरव्यूअर ने मना कर दिया कि हम आपको अब इस कंपनी में बैठने नहीं दे सकते, क्योंकि आपने खुद से ये कंपनी छोड़ी है। क्योंकि वो एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है, अगर आप 2 साल यहाँ काम करते तो ऑलरेडी आपका पैकेज यहाँ ज़्यादा हो जाता है, बट उन्हें एमएस करना था, उनकी वो चॉइस थी, बट वो कंपनी ने उन्हें बैठने नहीं दिया। तो ये एक होता है पॉइंट। आप अगर अलग से एमएस या एमटेक करना चाहते हो तो वो कंपनी को फिर भूल जाओ। ओके हाँ, वो आपको दोबारा हायर नहीं करने वाली। सो दैट्स ऑल भैया, वी होप यू लाइक कनेक्टिंग विद अस एंड वी रियली एंजॉयड कनेक्टिंग विद यू एंड थैंक यू सो मच। मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा, और जब मैं वो कंपनी ज्वाइन कर लूँगा और वहाँ पर जब 1-1.5 महीने काम कर लूँगा, उस कंपनी के बारे में जान लूँगा कि कैसे काम होता है, तब मैं यहाँ दोबारा आऊँगा, उस बात की टेंशन मत लो तुम। yes we will फिर मैं surely love to बताऊँगा have कि on हाँ, have you on board उस after समय you मैं join the बताऊँगा company कि वो कंपनी कैसे काम करती है, एक आईटी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, वो सब मैं तुमको बताऊँगा। तो उस बात की आप टेंशन ना लें, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहना, वरना भूल जाओगे। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बस टाइम टू टाइम उनको दोबारा देखते रहना। ठीक है? yes सो थैंक यू। yes thank you भैया